हेलो गाइस, दिस इज सी यश सुगन और आज ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट पेपर सीरीज सेकंड इशूड बाय आईसीएएस। ये वीडियो में हम मैथमेटिक्स एंड एलआर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, मतलब 60 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। कोशिश करेंगे वीडियो को जल्द से जल्द खत्म करने की, बिकॉज पीरियड हमें सिर्फ और सिर्फ 72 सेकेंड्स देते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करने के लिए। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 2:5। देखिए, रेशियो 2:5 दिया हुआ है, मतलब सिंप्लीफाइड करके 2:5 आया है। ओरिजिनल नंबर कुछ और हो सकता है। तो इफ देयर आर 280 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। देखिए, तो 2:5 का रेशियो है, ठीक है। तो 2:5 मतलब 2/5, और कुछ ना कुछ काट पीटने के बाद वो 2:5 हुआ होगा। ओरिजिनली 2x और 5x था। ये पहले बॉयज है, बॉयज अपॉन गर्ल्स। तो आपको पता है 280 स्टूडेंट्स है टोटल। टोटल में 280 स्टूडेंट्स है, मतलब नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? 280 हो जाते हैं। 7x आपका 280 हो जाता है। x की वैल्यू क्या आ जाती है? 280 डिवाइडेड बाय 7 कितना? 40। अब आपको पता है गर्ल्स आप निकाल सकते हो। गर्ल्स की वैल्यू क्या थी? 5x, मतलब क्या? 5 इंटू 40, 5 इंटू 40 क्या हो जाता है? 200 हो जाता है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम जाते हैं। थर्ड प्रपोर्शन टू 9 एंड 25। देखिए, आपको पता है प्रपोर्शन क्या होता है? ए बाय बी। प्रपोर्शन इन 3 वेरिएबल्स। हाँ, ए बाय बी इक्वल्स टू क्या? बी बाय सी। तो ये 9 जो है वो फर्स्ट है और 25 जो है वो सेकंड है। तो 9/25 इक्वल्स टू क्या? 25 अपॉन सी। सी निकालना है हमें। तो देखिए, सी कैसे आ जाएगा? सी इक्वल्स टू 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 9। देखिए, 25 इधर चल जाएगा और सी इधर मल्टीप्लाई में 9 के साथ, और 9 के साथ में इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में। 25 का स्क्वायर हो जाता है 625 डिवाइडेड बाय 9। आपका आंसर आ जाता है नन ऑफ दिस। आपका आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। इंडाइसिस का क्वेश्चन है नेक्स्ट। √3 डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर 5/2। चलिए, देखिए, मैं सबसे पहले जो जो मुझे समझ में आ रहे हैं मैं उसको सिंप्लीफाई करके हुए चलता हूँ, इंडाइसिस को मद्देनजर रखते हुए। देखिए, √3 मतलब 3⁻1/2, और ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इंडाइसिस में हमने पढ़ा था। तो 3⁻1/2 इंटू 5/2, ठीक है। फिर नीचे में 9 को मैंने 3 स्क्वायर लिखा। अब उसके ऊपर भी पावर 5/2 है, तो इंटू मल्टीप्लाई बाय 5/2, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये मल्टीप्लाई, वापस मैंने 9 को 3 स्क्वायर लिखा, इंटू 7/2, ये 2 कट, अपॉन ये भी 2 कट हो रहा है। और 3 क्या होता है? 3⁻3/2, क्योंकि देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जाती है, तो 1 + 1/2 3/2 होता है। तो 3⁻3/2 और उसके ऊपर पावर 7/2, ठीक है, यहाँ तक के हम आ गए, इंटू 3 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, 3⁻5/4 हो जाता है ये, अपॉन 3⁻5 इंटू 3⁻7 हो जाता है, इंटू 3 स्क्वायर हो जाता है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3⁻21/4 हो जाता है। अब सारे के सारे 3 के टर्म्स में है, तो मैं उनको अरेंज कर देता हूँ अच्छे से। देखिए, ये क्या हो जाएगा? 3⁻5/4 प्लस 7 प्लस 2 माइनस 5 माइनस 21/4। अब ये आ जाता है, देखिए, 3⁻5/4 माइनस 21/4 कितना होता है? देखिए, ये हो जाता है -16/4, और 7 + 2 9, 9 माइनस 5 प्लस 4। और आप देखिए, -16/4 क्या होता है? ये 4 से घटा, ये -4 हो गया, तो -4 प्लस 4, 3⁻0, 3⁻0, एनीथिंग टू द पावर 0 हमेशा 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 1 हो जाता है। चलिए, तो 3 क्वेश्चन हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। लॉग। अब इसमें क्या करेंगे हम? इसमें सबसे पहले बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए, बेस चेंजिंग फॉर्मूला क्या होता था? हमने पढ़ा है, लॉग लॉग
a टू दी बेस b। अगर मुझे बेस चेंज करना है तो क्या लिख सकते थे हम, log a डिवाइडेड बाय log b। आपकी मर्जी का जो आपकी पसंद का बेस है हम वो यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही हम इसमें भी सेम चीज करेंगे। सबसे पहले मैं देखिए log 8 अपॉन log 3 लिख सकता हूँ, और log 8 को मैं ऐसा लिखता हूँ, log 2 का क्यूब अपॉन log 3 अपॉन वापस नीचे में क्या लिखेंगे, log 16 अपॉन log 9। अब log 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, log 2 टू द पावर 4 अपॉन log 9 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू log 10 ही रहेगा, अपॉन log 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, log 2 का स्क्वायर। आपको पता है कि लॉगरिथम में जो पावर है वो सामने आ जाता है, log a टू द पावर n क्या हो जाता है, n log a हो जाता है, पावर सामने आ जाता है। मैं पावर सामने लिख देता हूँ, ये 3 log 2 हो गया, ये log 3 नीचे जाके मल्टीप्लाई हो गया, इनटू log 4 log 2 हो गया, अपॉन 2 log 3 हो गया, इनटू log 10 हो गया, अपॉन 2 log 2 हो गया। यहाँ तक के हमने पूरा लिख दिया। ये log 3 और ये log 3 कैंसिल, ये log 2 और ये log 2 कैंसिल, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, ये 2 1 जा, ये 2 1 जा। क्या आपका आंसर आ रहा है, 3 log 2 डिवाइडेड बाय log 10। वापस हम रिवर्स वाला बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख देते हैं 3 इंटू log 2 टू दी बेस 10। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आपका आंसर आ जाता है ए ऑप्शन आ जाता। एग्जाम में आप बोलोगे सर आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, जी हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इफ p बाई क्यू इक्वल टू -2/3 एंड द वैल्यू ऑफ 2p प्लस क्यू 2p माइनस क्यू। देखिए जनरली तो लॉजिकली आपको -2/3 है ना, तो x लेके सॉल्व करना चाहिए, -2x और -3x, बट यहाँ पे x कॉमन लेके सॉल्व कट जाएगा, तो इसके लिए मैं डायरेक्टली p की वैल्यू -2 और q की वैल्यू 3 ले लेता हूँ। बट लॉजिकली आप देखें तो -2x और 3x डालना चाहिए। मैं डाल देता हूँ 2 इंटू -2 प्लस 3 अपॉन क्योंकि 2p 2 इंटू -2 -3, तो ये आ जाता है -4 प्लस 3 अपॉन ये आ जाता है -4 -3, तो ये आ जाता है -1 अपॉन -7, माइनस माइनस कट, आपका आंसर 1/7 आ जाता है। सी ऑप्शन हमने टिक कर दिया, कोई इशू वाली बात नहीं। इजी क्वेश्चन था, आ जाना चाहिए आप लोगों को। 6 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 14x प्लस k इक्वल टू 0 विल बी रेसिप्रोकल। अच्छा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देखिए जब हम रेगुलर क्लास कर रहे थे मैंने आपको बताया था, रेसिप्रोकल जब रहते हैं ना, तो रूट्स का जो प्रोडक्ट रहता है वो 1 रहता है। समझिए कोई रूट अगर 5 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/5। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। वैसे ही आपको पता रहना चाहिए कि अगर रेसिप्रोकल है रूट्स तो अल्फा बीटा की वैल्यू 1 आनी चाहिए। अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अब सी अपॉन ए क्या है, मतलब के अपॉन 3, तो 1 इक्वल्स टू के अपॉन 3। के की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, के इक्वल्स टू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिर्फ एक चीज याद रखनी थी कि जब रूट्स रेसिप्रोकल रहते हैं तो उनका अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 रहता है। 1 रूट ऑफ एन इक्वेशन इज 2, एक रूट जो है वो 2 है, एंड द वैल्यू ऑफ के विल बी। अच्छा, तो देखिए आपको एकदम सिंप्लीफाई होकर सॉल्व करना है। देखिए एक रूट के 2 है, आप सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं, देखिए रूट इसका 2 है तो आप 2 इसमें पुट कर दीजिए, तो ऑब्वियसली अगर कोई रूट है तो वो पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये जो 2 है वो भी ये पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये आ जाता है 2² माइनस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल्स टू 0। 2² हो गया 4, 4 माइनस 6 प्लस के इक्वल्स टू 0, -2 प्लस के इक्वल्स टू 0। इससे हमें ये पता चलता है के की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस के उधर जाके +2 हो जाता है, के इक्वल्स टू 2 आ जाता है। तो ये छोटे 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 इजी क्वेश्चन है, इससे आप टाइम सेव कर सकते हो। ऑन एन एवरेज 8 क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज an experienced person does 7 units of work while a fresh one work 5 units of work daily। देखिए एक्सपीरियंस वाला जो है
वो 7 यूनिट्स ऑफ वर्क डन कर रहा है और जो फ्रेशर है वो 5 यूनिट्स ऑफ वर्क कर रहा है, ठीक है, डेली, बट एम्प्लॉयर हैज टू मेंटेन अ मिनिमम आउटपुट ऑफ एटलीस्ट 35 यूनिट्स पर, मतलब कम से कम 35 यूनिट तो होना ही होना। द सिचुएशन कैन बी एक्सप्रेस दिस। देखिए, अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन समझिए एक्स है, तो उन लोगों ने मिलकर कितने यूनिट्स बना लिए बताइए, 7 इंटू एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि नंबर ऑफ फ्रेश एम्प्लॉइज 5 है, तो उन लोगों ने मिलकर कितने यूनिट्स बना दिए, आप बोलोगे सर 3 है तो 5 इंटू 3 15 यूनिट्स फ्रेश वालों ने बनाया होगा, तो 15 वाई हो जाता है। अब दोनों ने टोटल करके कितने बनाए, तो आप बोलोगे सर 7x प्लस 15y हो जाएगा ये। अब उनका एम्प्लॉयर भी चाहता है कि मिनिमम 35 होना, मतलब 35 चलेगा क्या, 35 से कम नहीं होना चाहिए, 35 से ज्यादा चलेगा। तो ये आ जाता है 7x प्लस 5y should be greater than or equal to 30। आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, आप डी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? ये भी इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाता है। चलिए, if arithmetic mean between roots of a quadratic equation is 8, ओके, अरिथमेटिक मीन मतलब क्या बोलना चाहता है, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी बाय 2 इक्वल टू क्या, 8। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन बोथ ऑफ देम अंडर रूट अल्फा बीटा इक्वल टू क्या, फाइंड द इक्वेशन। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये 16 आ जाती है, और अंडर रूट अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, 25 आ जाती है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मेट है, इक्वल टू 0। मैं अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इज 16, 16x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 25 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, डी ऑप्शन के साथ मैं जाना चाहूंगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़े। द सोल्यूशन स्पेस ऑफ इनइक्वालिटी 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 5। अच्छा, सोल्यूशन स्पेस मतलब वो शेडेड रीजन की बात हो रही है, कौन सा सोल्यूशन कॉमन रीजन की बात हो रही है। इंक्लूड ओरिजिन मतलब क्या, 0,0 इंक्लूड्स पॉइंट 4,3। देखिए, दोनों की बात हो रही है, दोनों इक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब दोनों पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं धीरे धीरे एक एक करके पॉइंट ले लेता हूँ और मुझे सेटिस्फाई करना है दोनों इक्वेशन। चलिए, मैं एक्स की वैल्यू पहले ओरिजिन वाला देख लेता हूँ, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0, तो ये 2 इंटू 0 0 प्लस वाई, तो ये वाई भी 0। क्या 0 प्लस 0 लेस देन होता है 10 से, जी हाँ बिल्कुल होता है, बड़ा होता है, 10 हमेशा बड़ा है। अब दूसरी इक्वेशन एक्स माइनस वाई, 0 माइनस 0 ऑब्वियसली 0। क्या ये लेस देन 5 रहता है, जी हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला कि ये भी लेस देन 5 रहता है, मतलब फर्स्ट वाला तो सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4,3 पे आ जाते हैं। देखिए, 2 इंटू फोर 8 आ जाता है, प्लस 3। क्या ये 8 प्लस 3 11 आपका 10 से छोटा है, लेस देन 10 होता है? आपका आंसर क्या रहना चाहिए, आपका आंसर रहना चाहिए नो, 11 इज ग्रेटर देन 10। कोई भी हालत में 11 छोटा नहीं हो सकता 10 से, मतलब ये हालत तो आपका आंसर गलत हो जाता है, ये सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। तो ये शेडेड रीजन का पार्ट कैसे रहेगा, ये कॉमन रीजन का पार्ट कैसे रहेगा, सोल्यूशन स्पेस में कैसे रहेगा ये। तो विच वन इज करेक्ट, आप बोलोगे सर सिर्फ ओनली वन इज करेक्ट, ओनली। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, अलग ढंग से पूछा है इंस्टीट्यूट ने, लीनियर इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है और अच्छा टाइप का क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे गलती हो सकती है। चलिए, इफ a इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 1 माइनस 1 1 1 a ट्रांसपोज इंटू a इक्वल्स टू a इंटू ए ट्रांसपोज, ये एक आइडेंटिटी है। अगर हम a ट्रांसपोज इंटू a कर रहे हैं और a इंटू n ट्रांसपोज कर रहे हैं, ये दोनों अगर दोनों इक्वल है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो सकता है। आप इसको ए ऑप्शन टिक कर सकते हो। अगर आप लोगों को चेक भी करना है तो आप डायरेक्टली ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 110% आपका वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये जो क्वेश्चन पूछा है ना उन्होंने, सच में बहुत इनवर्स निकालने का क्वेश्चन, मतलब थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, 72 सेकेंड्स की बात करें तो। पर ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट ने एमटीपी में दिया है, मतलब
ये क्वेश्चन आने की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। सबसे पहले इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। इनवर्स का फॉर्मूला, थोड़ा टाइम लेंगे हम इसमें। इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप बोलोगे सर डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखिए एडी माइनस ए सी, तो एडी माइनस एडी माइनस बी सी, एडी माइनस बी सी, तो जो कि यहाँ पे इन्होंने दोनों ए सी और डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर ए और बी नहीं है, जी हाँ बिल्कुल, आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो ए और बी ऑप्शन नहीं है, कैंसिल कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए सर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो ये हो जाता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इन एडजॉइंट ऑफ ए को मैं लिखता हूँ ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब आपका क्वेश्चन ऐसा होगा कि सर ट्रांसपोज पता है हमें, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है माइनर में प्लस माइनस का एडजस्टमेंट। माइनर में प्लस माइनस का एडजस्टमेंट कर लोगे तो आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अब आप बोलोगे सर माइनर कैसे निकालना। माइनर देखिए 2x2 का मैट्रिक्स है, तो M11 निकालना है मुझे। मैं क्या बोलूंगा, मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा दूंगा। मैंने फर्स्ट रो छुपा दिया, ये छुपा दिया, मैंने फर्स्ट कॉलम भी छुपा दिया। ठीक है, तो मैंने अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा दिया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छुपा दिया मैंने, तो मुझे क्या दिख रहा है, देखिए मैंने ये छुपा दिया और ये भी छुपा दिया, मुझे भी दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ डी। आपका M11 डी रहेगा। देखिए ये 2x2 का केस में रहता है। अगर मैं M12 की बात करूं, मैंने फर्स्ट रो छुपा दिया, मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा पहले। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट रो छुपा दिया मैंने और सेकंड कॉलम छुपा दिया, तो मेरा आंसर यहाँ पे बच जाता है सी। M21 की बात कर रहा हूँ मैंने सेकंड रो छुपा दिया, देखिए मैंने सी डी छुपा दिया और फर्स्ट कॉलम छुपा दिया, तो मेरा आंसर क्या रहता है, डी रहता है। M22 चार रहेंगे। मैंने सेकंड रो और सेकंड कॉलम छुपा दिया, सेकंड सी डी छुपा दिया और बी डी छुपा दिया, मेरा आंसर क्या आ जाता है। अब मैंने आपको बोला था कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, माइनर में प्लस माइनस का एडजस्टमेंट। तो माइनर तो हमने निकाल लिया, अब कोफैक्टर निकालना है, तो C11 क्या होगा, C11 होगा -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू डी। -1 टू द पावर -1 का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव में रहता है, तो ये डी का डी ही रहेगा। C12 ये मैं अगर एक निकाल के बता देता हूँ, C12 होता है -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू सी। ये आ जाता है आपका, देखिए -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है, तो -1 इंटू सी माइनस सी आ जाता है, तो ये माइनस सी होगा। ऐसे ही C21 क्या होगा, C21 देखिए -1 टू द पावर 1 2 + 1 3 होता है, तो -1 इंटू बी, तो ये माइनस बी हो जाएगा। और वैसे ही C22 क्या होगा आपका, -1 टू द पावर 2 + 2 पॉजिटिव नंबर है, -1 टू द पावर 4 पॉजिटिव कर देगा उसको, तो ये ए आ जाता है, ये सिर्फ ए आएगा। अब आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये देखिए ये ऐसा आ जाएगा, C11 is B, C12 is -C, 21 is B minus B और 22 is A। तो ऐसा आपका बन जाता है। अब इसका ट्रांसपोज करना है, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आपको पता है ये हो जाता है AD माइनस CB इंटू ट्रांसपोज करना है, तो ये देखिए ये 1 तो सेम ही रहेगा, ये 2 भी सेम रहेगा, ये -C इधर आ जाएगा, -B इधर आ जाएगा, बस आपका ट्रांसपोज रेडी है और आपका इनवर्स भी रेडी है। कौन सा ऑप्शन टिक कर लेंगे, चलिए देख लेते हैं। हम सी ऑप्शन से साथ जाएंगे, सी ऑप्शन हमारे आंसर से मैच कर रहा है, सी ऑप्शन हम चले जाते हैं। इनवर्स निकालना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, तो मेरा एडवाइस ऐसी रहेगी, अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ट्राई करो इसको सबसे लास्ट में ट्राई करने की, ताकि आप जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना उसमें आप फटाफट स्कोर कर सको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 two equal sums were lent out at 7% and 5% simple interest respectively. Simple interest की बात हो रही है। The interest earned on the two loans adds up to 960 for 4 years. Find the sum of sum let out. देखिए दो सम लेट हुए, देखिए एक एक टू इक्वल सम्स लेट हुए, मतलब दोनों के दोनों सेम सम लेट हुए, एक 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, एक 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से।
दोनों का जो इंटरेस्ट अर्न है ना, वो दोनों मिला के 960 बन रहा है। तो चलिए एक बार सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कहता है PRT/100। तो प्रिंसिपल पता नहीं है, एक्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7 इंटू फॉर 4 ईयर्स, 4/100 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस एक्स इंटू पी इंटू आर इज 5 इंटू 4 अपॉन क्या ले लेता हूँ 100, और दोनों मिला के कितना होता है 960 हो जाता है। एक्स को अगर मैं कॉमन निकालूं तो 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100 0.28 प्लस 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 0.2 इक्वल टू 960। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी 960 डिवाइडेड बाय 0.48 आ जाती है, 960 डिवाइडेड बाय 0.48, तो ये हमें 2000 मिल रहा है, 2000। अब फाइंड द सम लेट आउट। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कोई 2000 दिख नहीं, अरे 2000 एक जगह लगाया था, दोनों मिला के दो अलग अलग जगह 2000 लगाया ना, तो 2000 प्लस 2000, 2000 प्लस 2000 कितना 4000 आ जाता है। मतलब 60% में 2000 लगाया और 5% में 2000 लगाया, तो टोटल कितना हो गया 4000 हो जाता। ये ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन 14th, a sum of money amounts to 20,800 in 5 years and rupees 22,720 in 7 years. Find the principal and rate of interest. देखिए हमें यहाँ पे बताया गया है कि एक अमाउंट बताया गया है, टाइम बताया दिया गया है, हमें वो बोल रहा है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए और प्रिंसिपल का अमाउंट बताइए। तो ये सिंपल इंटरेस्ट लगा के देखते हैं हम। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट का, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल कॉमन 1 प्लस RT/100। आप देखेंगे यहाँ पे 20,800 हो जाता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R इंटू T इज 7/100। इसको ऐसे नहीं करने वाले हैं। ओके, देखिए आप लोगों को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो रहता है वो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हमेशा हर साल का सेम रहता है। मतलब कभी भी मतलब अनलेस प्रिंसिपल चेंज होता है तो ही सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट रहता है वो चेंज होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 7 साल बाद कितना हो रहा है 22720 हो रहा है, और 5 साल के बाद कितना हो रहा है, माइनस करता हूँ 20,800, तो 22720 डिवाइडेड इंटू माइनस 20,800, तो ये आ जाता है आपका 1920 रुपए हो जाता है। 1920 इज ओवर 2 ईयर्स है, तो अगर मुझे 1 साल का चाहिए तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 1920 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाता है 960 रुपीज पर ईयर, 1 ईयर का है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बोलूंगा सर मुझे 5 ईयर्स का इंटरेस्ट बताइए कितना होगा, आप क्या करोगे, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा हमेशा सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट सेम रहता है एवरी ईयर, बिकॉज प्रिंसिपल चेंज नहीं होता। अगर प्रिंसिपल चेंज हो रहा है तो अमाउंट चेंज होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो 5 इंटू 960 कर दोगे आप, 5 इंटू 960 कर दिया हमने, ये 4,800 आ जाता है, आपका आंसर आ जाता है। आपका आंसर देखिए, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इक्वल्स टू अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट कितना है दिखे बताइए, ये आ रहा है 20,800, और 5 साल का ये सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4,800। आप 20,800 माइनस 4,800 कर दो, आपका आंसर आ जाता है 16,000। 16,000 तो मुझे एक ही जगह दिख रहा है, तो सी ऑप्शन टिक कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिक लगाना था और कोई दिक्कत नहीं। 15, a machine can be purchased for rupees 50,000. Machine will contribute 12,000 per year for the next 5 years. Assume borrowing cost is 10% per annum. Determine whether machine should be purchased or not. देखिए ये पर्टिकुलर टाइप क्वेश्चन में आपको डिसीजन मेकिंग करनी रहती है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन, पर्टिकुलर इससे आपको फायदा होने वाला है कि नहीं पर्टिकुलर मशीन से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप मशीन परचेज करते हैं तो 50K रुपए आपको देना है, और मशीन आपको 12,000 रुपए पर साल देंगी 5 ईयर से। तो ये 12,000 इधर, ये 12,000 इधर, ये 12,000 इधर, ये 12,000 इधर, और ये 12,000। आपको क्या करना है, आप बोलोगे सर ये 12 इंटू 5 कर देता हूँ 60, वाह
10,000 60,000 माइनस 50,000 10,000 का प्रॉफिट बिल्कुल करेंगे इसको जी नहीं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आपने कंसिडर करना है। आप क्या करोगे, ये जो 12,000 है आपको इधर मिल रहा है ना, उसको इधर लेके आएंगे। ये 12,000 2 साल बाद वाले को इधर, ये 3 साल वाले को इधर, और 4 साल वाले को इधर, 5 साल वाले को भी इधर लेके आएंगे और फिर इसको 50,000 से कंपेयर करेंगे कि 50,000 यहाँ पे जीरो ईयर पे खड़ा है, तब वो वैलिड कंपैरिजन रहेगा। अब देखिए लमसम पहले, इंस्टॉलमेंट बाद में, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी के फॉर्मूले से हम आंसर निकालने वाले हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी इक्वल्स टू एन्युइटी इंटू पीवी, प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर 10% कॉमा 5। चलिए ले लेते हैं, यहाँ पे उन्होंने दिया है वैसे, चलिए हम चेक भी कर लेते हैं। 3.79079 आ रहा है क्या, तो 1.1 ले लेंगे कैलकुलेटर में, डिवाइड इक्वल टू 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 बार कर लिए, जीटी कर देंगे जीटी। तो हमारे इसमें भी देखिए 3.79078 आ रहा है, 3.79078 अप्रोक्सीमेटली उतना ही आ रहा है। इंटू मैं एनुइटी कर लेता हूँ 12,000 की, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 45,489। मुझे आप लोग एक बात बताइए, आप 50,000 दे रहे, आपको 45,000 मिल रहे, क्या आपका फायदा है नुकसान है? तो ऑब्वियसली कोई भी बता देगा, ऑब्वियसली ये नुकसान हो रहा है हमारा कुछ 4,000 रुपए का, कि हमने तो 50,000 दिया था पर हमें 45,000 मिले, तो ये नुकसान हो रहा है हमारा। तो आपका सजेशन क्या रहेगा डिसीजन मेकिंग में, शुड नॉट बी परचेज। आप बोलोगे सर ये हम मशीन परचेज नहीं करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके ये इंटर और सी फाइनल में भी है, तो अच्छे से आपको ये टॉपिक करना है। क्वेश्चन नंबर 16, द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट पर 1000 आर 39.4 and 19.4 respectively. The number of years in which the population will be doubled assuming there is no immigration or emigration. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, रिपीटेडली एग्जाम्स में आते रहता है। तो ये आपके सेम टू सेम आपके बुक का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी हमें याद है 35 ईयर्स आ रहा है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पर्टिकुलर देखना है, आपको मेरे मेरे वीडियोस देख सकते हैं आप, जो मैंने सोल्यूशंस डाले हुए सारे एक्सरसाइज के टाइम वैल्यू ऑफ मनी के। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम यहाँ पे स्किप करते हैं। द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट इज 6% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या है मुझे बताएंगे? इफेक्टिव रेट ई इक्वल्स टू 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1। आप बोलोगे 1 प्लस आई इज 0.06 डिवाइडेड बाय 12 टू द पावर में क्या ले लेंगे, 1 इंटू 12, सॉरी हाफ ईयरली है ना, तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 माइनस 1। चलिए ले लेते हैं 0.06 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू इक्वल्स टू कितना, एक बार, माइनस 1 इंटू 2। ये आपका 6.09% आ रहा है, 6.09, वेरी इजी। ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ मशीनरी is rupees 1,25,000 if its useful life is estimated to be 20 years and the rate of depreciation is 10%, then the scrap value per se। सबसे पहले depreciation का definition क्या था? Reduction in the value of asset, ठीक है, reduction in the value of asset due to normal wear and tear and obsolete technology वगैरह जो भी था आपका definition, कम होते जा रहा है, हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट चले जाते जा रहा है, डेप्रिशिएट होते जा रहा है, बढ़ नहीं रहा, डेप्रिशिएट हो रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में जहाँ 1 प्लस आई टू द पावर एन होता था, वहाँ पे हम 1 माइनस आई टू द पावर एन कर देंगे, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन होता था, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। अमाउंट मतलब फ्यूचर की स्क्रैप वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू अभी की वैल्यू 1,25,000, आज की वैल्यू है, प्रेजेंट की वैल्यू 1 माइनस 0.1 टू द पावर कितना, 20 ईयर्स। अब उन्होंने देखिए दिया हुआ है 0.9 टू द पावर 20 क्या होता है, 0.1215। तो मैं डायरेक्टली 1.25 लाख को इंटू 0.1215 कर देता हूँ, 1,25,000 इंटू 0.1215, हमारा स्क्रैप वैल्यू का आंसर आ रहा है कितना, 15,187.5। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? ये ऑप्शन हमारे आंसर से मैच कर रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर so as to accumulate 3 lakh at the end of 10 years? ओके, देखिए आपको क्या बोला हुआ है,
हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर। एवरी ईयर से हमें क्या समझ में आता है, रोज इंस्टॉलमेंट में हर साल कितने रुपए आपको जमा करने हैं, हर साल कितने रुपए जमा करें ताकि वो 3 लाख रुपए बन जाए 10 साल तक के। मतलब इंस्टॉलमेंट पहले, लमसम बाद में है। मतलब ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी का क्वेश्चन हो जाता है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी का फॉर्मूला क्या था, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी इक्वल्स टू एन्युइटी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। चलिए कैलकुलेटर पे ले लेंगे। देखिए उन्होंने पहले ही बोल दिया है 1 प्लस 1 टू द पावर एन दे दिया, तो हम वही सेम ले लेते हैं 2.5937 2.5937 माइनस 1 कर देंगे डिवाइडेड बाय 0.1 कर देंगे इंटू एनुइटी कर देंगे। एनुइटी तो निकालना है, तो 15.937 आ रहा है हमारा। अब आपका आंसर देखिए 3 लाख इक्वल्स टू एनुइटी इंटू 15.937। अब इसको इधर डिवाइड में लेके चले जाइए, तो डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 3 लाख कर लीजिए। तो आपका आंसर आ रहा है, देखिए एनुइटी की वैल्यू आ रही है, एनुइटी इक्वल्स टू 18,824.12 आ रहा है। 18,824 अप्रोक्सीमेटली अगर मुझे सबसे क्लोज सिलेक्ट करना रहा तो मैं ए ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा। एकदम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपको इंस्टीट्यूट को भी बोल सकते हो, और थोड़ा सा ना बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के कारण थोड़ा सा वेरियंस आता है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 20, 5,000 is paid every year for 10 years to pay off a loan। 5,000 एवरी ईयर पे कर रहा है टू पे ऑफ अ लोन, मतलब लमसम उसे पहले ले चुका है और फिर इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। लमसम पहले, इंस्टॉलमेंट बाद में, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। व्हाट इज द लोन अमाउंट इफ इंटरेस्ट दी 14% पर एनम। देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी कैसे पहचाना, आप समझ दिए ना। देखिए पहले लमसम और फिर इंस्टॉलमेंट में हमने वापस किया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी का फॉर्मूला आप बताए, इजी वाला फॉर्मूला आपको पता है, एन्युइटी इंटू PVAF 10% कॉमा 0.14। अब उन्होंने देखिए PVAF ऑब्वियसली हमें दिया हुआ है 5.21611। मैं वही सेम ले लेता हूँ। एन्युइटी है आपकी 5,000 की इंटू 5.21611। चलिए 5.21611 इंटू 5,000, आंसर आ रहा है हमारा 26,080.55। तो 26,080.55 बी ऑप्शन से हमारा आंसर एग्जैक्ट मैच हो रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। 1,000 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 6% कंपाउंडेड मंथली। ठीक है, 2,000 रुपए वो इन्वेस्ट कर रहा है 6% ब्याज के ऊपर ईच मंथ। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ इस एन्युइटी आफ्टर 10th पेमेंट। खुद ही बोल दिया फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी का फॉर्मूला क्या था, एन्युइटी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। अब यहाँ पे देखिए ये ईच मंथ बोल रहा है, मंथ वाइज करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाय एम इंटू एम, तो डिवाइडेड बाय एम। चलिए, तो ये एन्युइटी है आपकी 2,000 की, 2,000 इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाय कितना करोगे, 12 कर दोगे। ठीक है, तो ये आ जाता है 0.005 अपॉन 1 इंटू 12 माइनस 1 अपॉन 0.005। चलिए कैलकुलेटर पे ले लेंगे। 1 प्लस आई मतलब 1.005 इंटू इक्वल टू कितना, पावर 12 है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने बार, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 11 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 माइनस 1 कर दूंगा, माइनस 1 कर दिया, डिवाइडेड बाय 0.005 कर दिया, 005 कर दिया, इंटू 2,000 कर दिया। हमारा आंसर आ रहा है, देखिए 24,671 आ रहा है। कुछ गड़बड़ कर दिए, कुछ गड़बड़, आफ्टर 10th पेमेंट बोला हुआ है, तो 10th पेमेंट है, यहाँ पे 10 आना चाहिए, यहाँ पे हमने इंटू 12 कर दिया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वापस कैलकुलेट करते हैं। अब हम 1.005 टू द पावर 10 है, तो 1.005 टू द पावर 10 है, तो मल्टीप्लाई इक्वल्स टू कितनी बार करेंगे, 9 बार करेंगे। 1.005 इंटू इक्वल्स टू 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.005।
ठीक है, तो ये 10.2280 आता है, इंटू 2000 करेंगे आप, ये आपका आ रहा है 20,456.05। ये तो मुझे कहीं पे भी ऑप्शन दिख रहा, और बहुत इलॉजिकल ये दिए हुए ऑप्शन दिए हुए, बिकॉज देखिए आप 2000 ही इन्वेस्ट कर रहे हो, और 10 साल 10 महीने में कितने हो जाएंगे, अगर सिर्फ प्रिंसिपल ही पकड़े तो 2000 इंटू 10 20,000 होता है। 20,000 कैसे 2 टाइम्स 2.5 टाइम्स हो जाएंगे, देखिए सारे के सारे ऑप्शन 50,000 में दिए हुए। तो अगर ऐसी स्कीम है कोई गवर्नमेंट की या आईसीआई की, तो प्लीज आप मुझे बताइए, मैं भी अपने पैसे 2.5 गुना करना चाहता हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, इसका आंसर 20,456 है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है, यहाँ पे मैंने जैसे 12 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई नहीं, आपको 10 से करना है, बिकॉज आफ्टर 10th पेमेंट की बात हो रही है। 12, if a simple interest on a sum of money 6% per annum for 7 years is equal to twice the simple interest on another sum for 9 years at 5% per annum, the ratio will be। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। देखिए एक सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 6% पर एनम फॉर 7 ईयर्स, तो सबसे पहले इतना लिख देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी तो हमें पता नहीं, तो एक्स ले लेते हैं, पी इंटू आर, सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 6 into 7 upon 100 is equal to twice the simple interest। हमें इसका भी अमाउंट नहीं पता है, तो y into r is 5 into 9 upon 100। द रेशियो विल बी, रेशियो मतलब रेशियो मेरे ख्याल से ये प्रिंसिपल अमाउंट की रेशियो की बात कर रहे हैं, एक्स बाय वाई की बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं 100 काट देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 2 ये 3 3 हो जाता है, ठीक है, ये 2 है और ये 2 कट जाता है। वाई को मैं इधर भेज देता हूँ, तो एक्स अपॉन वाई इक्वल टू यहाँ 5 into 3 बचता है, और ये 7 इधर आ जाता है। तो ये 5 into 3 is 15, 15/7 हमारा आंसर आ जाता है, ये ऑप्शन। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल था, बट पूछने का तरीका थोड़ा हार्ड था, देख के हार्ड लग रहा है, बट सोल्यूशन 2 स्टेप का है। चलो, इन व्हाट विल बी द सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट 6.25%, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, डबल कितने साल में होगा। अमाउंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + RT अपॉन 100। प्रिंसिपल हो जाता है, अमाउंट हो जाएगा 2P इक्वल टू P इंटू 1 + R, R इज 6.25 इंटू टाइम तो निकालना है अपॉन 100। ये पी कट, यहाँ पे अगर मैं करूँ तो 2, और ये 1 इधर जाके माइनस हो गया, इक्वल्स टू 0.0625 इंटू टी। अब आपको टी की वैल्यू निकालना है, तो आप यहाँ पे देखिए 2 - 1 1 बच जाता है, 1 डिवाइडेड बाय 0.0625। टी की वैल्यू क्या आ रही है, टी इक्वल्स टू 16 ईयर्स। डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। What will be the population after 3 years when present population is 25,000 and population increases at the rate of 3% in first year and 4% at second year, 5% in third year। आप बोलोगे व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद कितनी होगी। देखिए आज हमारे पास 25,000 की पॉपुलेशन है, अगले साल कितने परसेंटेज से बढ़ी, 3%, तो 1 + I मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.03। नेक्स्ट ईयर 4% से बढ़ी तो 1.04 मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके नेक्स्ट ईयर 5% से बढ़ेंगे तो मैं 1.05 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 25,000 इंटू 1.03 इंटू 1.04 इंटू 1.05, आपका आंसर आ रहा है 28,119। ऑप्शन ए टिक कर लेते हैं, कोई दिक्कत। 25 देख लेते हैं। A sum amounts to rupees 1,331 at a principal of 1,000 at 10% compounded annually। Find the time, टाइम निकालना है। देखिए सम अमाउंट टू, ठीक है, तो टाइम आपको निकालना है, तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या, प्रिंसिपल इंटू 1 + I टू द पावर n। अमाउंट है 1,331 इक्वल्स टू 1,000 टू 1.1 टू द पावर n। ये 1.331 अगर 1,000 उधर चले जाता है इक्वल्स टू 1.1 टू द पावर n। चलिए 1.1 ले लीजिए कैलकुलेटर में, इंटू इक्वल टू प्रेस करते जाइए, गिनते जाइए, 1.1 इंटू एक बार इंटू 2 बार। क्या आपके कैलकुलेटर में 1.331 दिख रहा है? जी हाँ, मतलब 1.1 टू द पावर 3, 1.1 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 1.331।
एन की वैल्यू क्या आ रही है, ऐसे क्या आ जाती है। और इजी क्वेश्चन से सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाता है। want to borrow mathematics part 2 unless mathematics part 1 is also borrowed। कहना क्या चाहता है, 8 बुक्स है, 3 बोरो करना है, तो उसमें से एक के लिए बोल रहा है कि अगर ये बुक बोरो करता हूं मैं तो ही मैं मैथमेटिक्स पार्ट 2 बोरो करूंगा, नहीं तो मैं मैथमेटिक्स पार्ट 2 को देखूंगा भी नहीं। तो देखिए दो सिनेरियो बन रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैथमेटिक्स पार्ट 1 बोरो, मैथमेटिक्स पार्ट 1 बोरोड, और मैथमेटिक्स पार्ट 1 नॉट बोरोड। अगर मैथमेटिक्स पार्ट 1 बोरो किया है तो मतलब मैथमेटिक्स पार्ट 2 भी वो ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। मतलब बाकी के 6 बुक्स हो गए और मैथमेटिक्स पार्ट 2 हो गए, तो वैसे 7 में से अभी हम 2 सिलेक्ट करेंगे, 7C2 सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक तो मैथमेटिक्स 1 ले लिया हमने। दूसरा, अगर मैथमेटिक्स पार्ट 1 बिल्कुल नहीं है, लिया ही नहीं हमने, अगर मैथमेटिक्स पार्ट 1 नहीं है मैथमेटिक्स पार्ट 2 भी नहीं रहेंगे ऑब्वियसली, तो बाकी बची हुई 6 में से हम 3 सी बुक सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज हमारे पास 3 टिकट है, 3 लेना है। आप देखिए क्या आ जाता है आंसर आपका। देखिए 7C2 कितना होता है, देखिए 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, और ये 21 हो जाता है। और 6C3 कितना होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, 5 इंटू 4 20 हो जाता है। तो 20 प्लस 21 कितना हो जाता है, 21 हो जाता है, ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये चीज बहुत ध्यान देने वाला अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। एन एग्जामिनेशन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ओके, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ, देखिए मैं पहले बना देता हूँ, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 7 क्वेश्चन, पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चन। इसमें पास 7 क्वेश्चन है और इसके पास 5 क्वेश्चन है। A candidate is required to attempt 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तो होने ही होने चाहिए मिनिमम, दोनों मिला के। At least 3 from part A, at least 3 from part 3 from each part। ठीक है, at least 3, यहाँ पे भी at least 3, at least 3 from each part। In how many ways maximum can be maximum ways can candidate select a question। चलिए सिलेक्ट की बात होती है, मतलब कॉम्बिनेशन की बात होती है। चलिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, 7 में से मिनिमम 3 सिलेक्ट करना है, तो मिनिमम 3 कर दिए, 7 से 3 इंटू कर देंगे। यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन है, इसके कितने क्वेश्चन सिलेक्ट करना पड़ेगा बताइए। टोटल हमें 8 करना है, यहाँ के 3 किया तो यहाँ पे हमें 5 करने पड़ेंगे। 7C3 इंटू 7C5, ये कितना हो जाता है, देखिए 7C3 हो जाता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कट, 3 फैक्टोरियल और 6 कट, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो 3 5 जा 35 इंटू 5C5, तो ये आपका 1 हो जाता है, तो ये 35 आपका आंसर आ जाता है इसका। अब देखेंगे आप, ठीक है 7C3, अभी 7C4 करते हैं, इसके हमने 4 ले लिए। ठीक है, इसके हमने 4 ले लिए, तो इसके कितने लेने पड़ेंगे पार्ट बी से, इसके अभी हमें 4 लेने पड़ेंगे, क्योंकि 4 + 4 8 करना है हमें। तो 7C4 और 7C3 तो इक्वल होता है, आपको पता है NCR इक्वल टू NCN-R, आपने पढ़ा था NCR इक्वल टू NCN-R, तो ये भी 35 हो गया। और 5C4 आपका कितना 5 होता है, तो 35 इंटू 5 कितना होता है, 175। अब नेक्स्ट देखेंगे 7C5, इसका एक बढ़ा दिया, अब यहाँ पे एक कम करना पड़ेगा, 5C3, 5 और 3 दोनों ऐड करते हैं 8 हो जाता है हमारा आंसर। 7C5 कितना होता है, देखिए 7C5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल का 2 1 जा, ये 3 जा, ये 21 आ जाता है, इंटू 5C3 कितना होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, कट कट, ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, तो ये आ जाता है 21 इंटू 10, ये आ जाता है 210। अब 210 प्लस 175 प्लस 35, तो 210 प्लस 175 प्लस 35, ये हमारा 420 नंबर आ जाता है, 420, 420, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत किए होंगे अपने कॉम्बिनेशन। सुप्रीम कोर्ट बेंच कंसिस्ट ऑफ 5 जजेस, इन हाउ मेनी वेज द बेंच कैन गिव अ मेजॉरिटी डिसीजन। ये बुक का क्वेश्चन है आपका। मेजॉरिटी डिसीजन कैसे आता है, जब 5 में से 3 लोग फेवर में बोले,
यहाँ 5 में से 4 लोग एक ही डिसीजन दे, यहाँ 5 में से पांचों लोग एक ही यूनानिमस डिसीजन दे दी कि हाँ या ये जो तुम डिसीजन है वो 100% सारे लोगों ने आपसी सहमति से लिया। 5C3 कितना होता है? 5C3 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो ये 10 होता है। 5C4 5 और 5C5 1। 5C4 5 होता है और 5C5 1 होता है, ये आपका 16 आ जाता है। अब मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ 5C3 10। देखिए ये आप लोगों को भी याद रखना चाहिए कि 5C NCR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r। तो ऐसे ही मैंने माइंड में कैलकुलेशन करके कर दिया। एग्जाम में आप लोगों को भी वही वही इसी टाइप से कैलकुलेशन करना है, बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट रहता है। चलिए, गिवन दैट पी ऑफ, अच्छा ये ऐसा दिया हुआ है 7pk इक्वल टू 60 इंटू 7pk माइनस 3। अब इसको हमें के की वैल्यू निकालना है, के की वैल्यू पूछा है। तो मैं ट्रायल एंड एरर से देखता हूँ मुझे आंसर आ रहा है कि सबसे पहले देखिए के की वैल्यू अगर मैं 9 लेता हूँ तो 7p9 कभी कभी भी आपका सिलेक्ट जितने भी करोगे वो नंबर ऑफ इससे ज्यादा रह सकता है, मतलब आर कभी भी एन से ज्यादा रह सकता है। जी नहीं, अरे 10 में से 9 लोग सिलेक्ट करेंगे, 8 सिलेक्ट करेंगे, 7 सिलेक्ट, क्या 10 में से 11 सिलेक्ट कर सकते हो? जी नहीं, ये तो बिल्कुल नॉट एग्जिस्ट आता है। एनसी के 7p9 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मतलब ए ऑप्शन को तो आप सीधा सीधा आप काटा कर सकते हो कि नहीं, ये आंसर तो है ही नहीं। सेकंड वाला देखिए 8 बोल रहा है के की वैल्यू, क्या 7 में से 8 लोग सिलेक्ट कर सकते हो अरेंजमेंट के लिए? 7p के बोल रहा है, 7 में से 8 लोग सिलेक्ट कर सकते हो अरेंजमेंट? वापस नो। अब 5 है, क्या आप 7 में से 7p5 सिलेक्ट कर सकते हो? हाँ, ये मुझे वैलिड लग रहा है। नेक्स्ट वाले इसमें देखिए 7pk माइनस 3, तो 7p5 माइनस 3 2, तो 7p2 हो सकता है। जी हाँ, ये मुझे वैलिड लग रहा है। अब k की वैल्यू 0, तो 7p 0 हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल 7p 0 हो सकता है। अब 7pk माइनस 3, तो 7p 0 माइनस 3, अगर मैं RHS देखूं तो 7p 0 माइनस 3, क्या आप 7 में से माइनस 3 सिलेक्ट कर सकते हो? क्या सिलेक्शन में नेगेटिव चलता है? जी नहीं। तो आपने डी ऑप्शन को भी काटा मानना है कि नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। आपका आंसर डायरेक्टली k इक्वल टू 5 आ सकता है, डायरेक्टली आप सिलेक्ट कर सकते हो ये आंसर, ये ऑप्शन। अगर आपको मेहनत करना है तो मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस r फैक्टोरियल, टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा। इक्वल टू 60 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस के माइनस ऑफ माइनस, ये प्लस हो गया, प्लस 3 का फैक्टोरियल। ये देखिए 7 फैक्टोरियल तक ये इधर चले जाएंगे ना। ठीक है? तो ये देखिए ये 7 प्लस 3 10 हो जाता है, 10 माइनस के हो जाएगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई में चले गया, तो 10 माइनस के, फिर 9 माइनस के, फिर 8 माइनस के, फिर 7 माइनस के फैक्टोरियल मैं लिख लेता हूँ इसको, अपॉन 7 माइनस के का फैक्टोरियल इक्वल टू 6। ये दोनों कट। अब बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे, बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे कि 10 माइनस के, 9 माइनस के, 8 माइनस के 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिख रहे हैं मुझे, जिसका मल्टीप्लीकेशन 60 आना चाहिए। अब 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 60 आना चाहिए, तो देखिए कैसा हो रहा है। ये हो रहा है 5, क्या मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 करोगे आप तो क्या आ जाए? देखिए आप कैलकुलेटर में 5 इंटू 4 करोगे 20 आ गया, 20 इंटू 3 क्या 60 आ रहे क्या? जी हाँ, हमें हमारे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मिल गए। देखिए सबसे बड़ा क्या होगा? 10 माइनस के, ये 5 होगा, फिर इससे छोटा 9 माइनस के 4 होगा, और 8 माइनस के 3 होगा। मैं फाइनली आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। 10 माइनस के सबसे बड़ा था, तो ये बड़े सबसे बड़े 5 के बराबर होगा, तो 10 माइनस के इक्वल्स टू 5, और के इधर 5 इधर माइनस में, 10 माइनस 5 इक्वल्स टू के इक्वल्स टू 5। तो ये हमारा डायरेक्टली भी ट्रायल एंड एरर से 5 आया, और लॉजिकली भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि वो 5 आया। देखिए इंस्टीट्यूट आपको सॉल्व करने के मार्क्स नहीं देंगे, इंस्टीट्यूट आपको टिक आंसर सही टिक करने के मार्क्स देने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपका ट्रायल एंड एरर से आपको शॉर्ट करेक्ट है आपका आंसर, तो बिंदास आप ट्रायल एंड एरर से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। Question number 30, a to the power 1 upon x equals to b to the power 1 upon y equals to c to the power 1 upon z equals to a, b, c are in GP, then x, y, z are in। ठीक है, a, b, c are in GP बोल रहा है।
तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, जब एक से ज्यादा इक्वल टू रहता है तो हमें के लेके सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं ए टू द पावर वन अपॉन एक्स इक्वल बी टू द पावर वन अपॉन जेड इक्वल टू बी टू द पावर वन अपॉन जेड को के ले लेता हूँ। अगर ए टू द पावर वन अपॉन एक्स इक्वल टू के है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, के टू द पावर एक्स हो जाती है। आपको पता है वो पावर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो वन अपॉन एक्स एक्स हो गया। वैसे ही b टू द पावर वन अपॉन वाई इक्वल्स टू के है, तो b की वैल्यू क्या होगी, k टू द पावर y। वैसे ही c टू द पावर वन अपॉन जेड इक्वल्स टू k है, तो c की वैल्यू क्या होगी, k टू द पावर z। कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने क्या बोला है, ए बी सी आर इन जीपी। अगर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो क्या वो ज्योमेट्रिक मीन सेटिस्फाई करेंगे? जी हाँ। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी, या बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी भी आप कर सकते हैं। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी के टू द पावर वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी के टू द पावर एक्स इंटू के टू द पावर जेड। तो के टू द पावर टू वाई इक्वल्स टू के टू द पावर एक्स प्लस जेड, बेस सेम एम इक्वल टू हो रहा है, तो पावर सेम रहेंगे इनके। टू वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड डिवाइडेड बाय टू। वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड डिवाइड बाय टू से क्या समझ में आ रहा है, ये अरिथमेटिक मीन ये फॉर्मूले के बराबर दिख रहा है। जी हाँ, अरिथमेटिक मीन फॉलो कर रहे हैं। जी हाँ, अगर कोई 3 नंबर अरिथमेटिक मीन फॉलो करते हैं तो क्या वो एपी भी रहेंगे? जी हाँ। जी हाँ, अरिथमेटिक मीन फॉलो कर रहा है, दैट्स व्हाई एक्स वाई जेड आर इन एपी। ए ऑप्शन को आप टिक कर देते हो। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। If pth term of a GP is x and qth term of a GP is y, then the nth term। देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल लॉजिक वे से सॉल्व करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। पहले आप फर्स्ट टर्म निकालेंगे, फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, फिर nth टर्म निकालेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको। हम इसे ट्रायल एंड एरर से सॉल्व करने वाले हैं। तो ट्रायल एंड एरर से हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कोई भी एक जीपी अज्यूम कर लीजिए। देखिए मैं वैसे 1 2 4 और फिर ये 8 जीपी अज्यूम करता हूँ। सभी का कॉमन रेशियो देखिए 2 आ रहा है, 2/1 4/2 8/4। मैं क्या करता हूँ, मैं pth टर्म को 1 बोल देता हूँ, ए pth टर्म इक्वल्स टू 1। qth टर्म को मैं 4 बोल देता हूँ, चलो qth टर्म को मैं 4 बोल देता हूँ, और nth टर्म को मैं 8 बोल देता हूँ कि ये आप kth टर्म जो है फर्स्ट टर्म है, qth टर्म जो है वो थर्ड टर्म है, एंड फोर्थ टर्म जो है nth टर्म जो है वो 4 है। मतलब फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 8, थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज 4, मतलब qth टर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी मतलब pth टर्म इज 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमें nth टर्म बोला हुआ है, मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर 8 आना चाहिए। तो जो ऑप्शन में हमारा 8 आंसर आ रहा है वो आंसर हम टिक कर देंगे। सबसे पहले तो मैं सी ऑप्शन को काटना चाहूंगा, बिकॉज हमारा आंसर 8 आना चाहिए, 1 नहीं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखिए, एक्स टू द पावर, अच्छा एक्स क्या है, सबसे पहले देखिए एक्स 1 की टर्म है, मतलब 1 है एक्स, क्यू टर्म इज वाई, मतलब 4 है वाई। एक्स टू द पावर 1 टू द पावर एन माइनस क्यू, मतलब 4 माइनस क्यू इज 3 अपॉन y to the power y is 4, 4 to the power n minus p, n is 4, p is 1, p आ रहा है समझो 1 अपॉन 4 का क्यूब। ऑब्वियसली ये 8 नहीं होता, तो हम फर्स्ट ऑप्शन को काटा मार सकते हैं। p ऑप्शन देखिए, x to the power n minus q, x क्या है 1, 1 to the power n minus q, n is क्या 4, 4 minus q is 3 अपॉन y to the power n minus p, y क्या है, y है 4 to the power n minus p, n is 1, sorry, n is 4 minus p is 1 to the power p minus 1, p minus q, q is 3, तैयार है 1 का स्क्वायर अपॉन ये आ जाता है 4 का क्यूब टू दी पावर -2। फिर रेसिप्रोकल हो जाता है तो ये आ जाएगा 4 क्यूब, ये बराबर हो गया n माइनस, बराबर ये आ जाता है 4 का क्यूब टू दी पावर स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये भी 8 के बराबर नहीं आता, तो हम p काट कर सकते हैं। डी ऑप्शन पे जाएंगे, 1 to the power n minus q, n is 4, 4 minus 3 upon y, 4 to the power n minus p, n is 4 is 1
पावर देखेंगे 1/p-q, p इज 1/p इज की वैल्यू है 1, q की वैल्यू है 3, ये आ रहा है 1/4 की पावर 1/-2। ये रेसिप्रोकेट, अगर इसको पावर पॉजिटिव करना है तो हमें इसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, तो ये आ जाता है 4 का क्यूब टू द पावर 1/2। 4 का क्यूब का स्क्वायर रूट की बात हो रही है, 4 के क्यूब की स्क्वायर रूट की बात हो रही है, मतलब 4 का क्यूब क्या होता है 64, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। यस, हमारा आंसर हमें मिल चुका है। तो 8 ही हमें आंसर चाहिए था, डी ऑप्शन में हमारा आंसर 8 आ रहा है, हम डी को टिक कर सकते हैं। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ट्राई करो इसको सबसे लास्ट में करने में, पहले जो इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है जो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं वो जल्दी सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 32 पे जाते हैं। देखिए सम ऑफ सीरीज, सम स्पेशल सीरीज की बात हो रही है, सम की बात हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि S1 n इक्वल टू 1 है तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? ऑब्वियसली सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 0.5। अगर मैं S2 की बात करूं, सम ऑफ टू टर्म्स, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? आप बोलोगे सर ये तो 0.5 प्लस 0.55 आना चाहिए। 0.5 प्लस 0.55 क्या होता है? ये हमारा आंसर 1.05 आता है। तो जो ऑप्शन में अगर मैं n की वैल्यू 1 डालूं तो 0.5 आना चाहिए, जो ऑप्शन में मैं n की वैल्यू 2 डालूं तो 1.05 आना चाहिए। अगर ये दोनों सेटिस्फाई होती है वो कोई पर्टिकुलर ऑप्शन में, तो हम वो आंसर टिक कर लेंगे। मतलब ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन में भी हम ट्रायल एंड एरर ही करने वाले हैं। फर्स्ट ऑप्शन देख लेंगे। ए ऑप्शन में अगर मैं n की वैल्यू 1 डालता हूँ तो ये 5/9 हो गया, प्लस 5/9 इंटू 1 माइनस 0.1 टू द पावर 1, तो ये 0.1 होगा। तो 1 माइनस 0.1 तो होता है 0.9 हो गया, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5, ये आता है 0.5। 0.5 अगर मैं प्लस में डाल दूं और 5/9 ऐड कर दूं तो ये हमारा आंसर 1.055555 आ रहा है n इक्वल टू 1 में। पहला ऑप्शन तो आपको पता चल गया कि ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अगर मैं n की वैल्यू 1 डालता हूँ तो ये 5/9 हो जाता है, माइनस 5/81 इंटू 1 माइनस 0.1 टू द पावर 1, तो ये भी 0.9 हो जाता है। अगर मैं 9 से काटूं तो ये 0.1 और ये आपका 9 अब देखेंगे आप 5 इंटू 0.5 होता है, डिवाइडेड बाय 9 है, तो ये 5 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 9, तो आप 5 माइनस 0.5 कर दोगे, डिवाइडेड बाय 9 कर दोगे, आपका आंसर आ रहा है कितना? 0.5। क्या हमें 0 पॉइंट चाहिए n इक्वल टू 1 में? जी हाँ, हम पहला पायदान क्रॉस कर चुके हैं। अभी हम इसमें एस n इक्वल टू 2 पुट करेंगे। इस सेकंड ऑप्शन में देखते हैं क्या आता है। 5 इंटू 2 इज 10, 10/9 माइनस 5/81, ठीक है, इंटू 1 माइनस 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 इंटू इक्वल टू एक बार, ये 0.01 होता है, 0.01। अब 10/9 कर दो, कितना होता है 10/9? 1.1111, जहां तक कैलकुलेटर बोल रहा है 1.111111, इसको एम प्लस में डाल देंगे कि अगर एम प्लस में कुछ है तो आप क्लियर कर सकते हैं पहले एमआरसी 2 बार प्रेस करके, माइनस 5/81 कर देंगे। सबसे पहले तो 1 माइनस 0.1 कर देंगे तो 0.99 आता है, इंटू 5 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 81 कर देंगे, तो ये 0.0666111111 आता है। लिख लेता हूँ 0.06111111, तो m माइनस कर दीजिए, m माइनस कर दीजिए, हमारा आंसर एग्जैक्ट 1.05 आ रहा है। तो 1.5 भी आया, 1.05 भी आया, ये मैच हो रहा है। हम आंख बंद करके बी ऑप्शन टिक कर देंगे, आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ट्रायल एंड एरर से ही करना है। 33 क्वेश्चन। लेट R is the set of real numbers such that function of R and G are defined by f of x equals to x square plus 3x plus 1, g of x equals to 2x minus 3. Find FOG. मतलब FOG मतलब f of g of x, FOG मतलब f of g of x। तो सबसे पहले तो मैं g of x लिख दूंगा। f of g of x की वैल्यू क्या है? 2x minus 3। अब आपके जो फंक्शन है f फंक्शन जो है उसकी वेरिएबल की जो वैल्यू है ना वो 2x माइनस 3 से रिप्लेस होने वाली है। उसका वेरिएबल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो जहां जहां वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू 2x माइनस 3 पुट कर दो। मैं लिख दूंगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 2x माइनस 3 का स्क्वायर
प्लस 3 इंटू एक्स है तो 3 इंटू 2x माइनस 3 प्लस 1। चलिए, तो ए स्क्वायर ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ए स्क्वायर हो जाता है 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 हो जाता है माइनस 2ab मतलब माइनस 6x 2a इंटू माइनस 12x होगा ये माइनस 12x ए बी टू माइनस 2ab फिर प्लस 6x माइनस 9 प्लस 1 माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल, यहाँ बचता है देखिए 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x 12x सॉरी माइनस 6x होता है माइनस 12x प्लस 6x माइनस 6x प्लस 1। तो कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर आ रहा है इसमें? देखिए हमारा आंसर सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। डी ऑप्शन में यहाँ पे 4 नहीं है, बाकी वो भी पूरा सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। इन अ सर्वे द नंबर ऑफ कंपनीज यूजिंग डिफरेंट मीडिया न्यूज़पेपर रेडियो आर एंड टेलीविजन आर एज फॉलोज। एन ऑफ एन कैपिटल एन एन इज ऑफ न्यूज़पेपर 200 है, फिर एन ऑफ आर 100 है, एन ऑफ टी 40 है, एन ऑफ एन इंटरसेक्शन आर 50 है, आर इंटरसेक्शन टी 20 है, एन इंटरसेक्शन आर 25 है। और तीनों का इंटरसेक्शन। फाइंड द नंबर ऑफ कंपनीज यूजिंग नन ऑफ दिस। सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन निकाल के देख लेते हैं कि पूरे ये सेट में सारे के सेट में कितने एलिमेंट्स है। जैसे टोटल 300 कंपनीज है, सारे के यूनियन में कितने कंपनीज आ रही है। मुझे क्या निकालना है? एन ऑफ एन यूनियन आर यूनियन टी का फॉर्मूला आपको पता है, एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ आर प्लस एन ऑफ एन। सारों को एन करो, फिर उनका इंटरसेक्शन ऐड करो और फिर इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करो और फिर लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन ऐड करो। मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ 200 प्लस 100 प्लस 40 माइनस 50 माइनस 20 माइनस 25 प्लस 5। ये फॉर्मूला हो जाता है 200 प्लस 100 प्लस 40 माइनस 50 माइनस 20 माइनस 25 प्लस 5। तो 250 आ रहा है हमारा आंसर। अब उन्होंने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ कंपनीज यूजिंग नन ऑफ दिस मीडिया। नन ऑफ दिस टोटल कंपनीज कितनी है? टोटल टोटल 300 है। तो 300 में से 250 तो यूज कर रही है मीडिया, तो बैलेंस कितनी हो गई? बैलेंस हो गई 300 माइनस 250। आपका आंसर 50 आ जाना चाहिए। डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाए। आगे बढ़े। इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 बी इक्वल्स टू 2 6 2 4 6 8 एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 1 कर रहे तो 2 2 कर रहे तो 4 3 कर रहे तो 6 4 कर रहे तो 8। एफ ऑफ ए रिलेशन बी एफ इनवर्स। देखिए ए इनवर्स निकालने बोल रहा है, तो इनवर्स में मतलब क्या करता है? जैसे अगर हम इनपुट इनपुट कर रहे थे, आउट में क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। इनवर्स में क्या करते हैं हम? आउटपुट अगर एंटर करते हैं तो हमें इनपुट मिलना चाहिए, आउटपुट अगर एंटर कर रहे हैं तो इनपुट मिलना चाहिए। मतलब अगर मैं 2 इनपुट कर रहा हूँ तो मुझे मिलना चाहिए 1, अगर मैं 4 इनपुट कर रहा हूँ तो मुझे मिलना चाहिए 2, अगर मैं 6 इनपुट कर रहा हूँ तो मुझे मिलना चाहिए 3, अगर मैं 8 इनपुट कर रहा हूँ तो मुझे मिलना चाहिए 4। आउटपुट करेंगे तो इनपुट में कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? देखिए हमें ए ऑप्शन में वैसा मिल रहा है इनवर्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का टॉपिक है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस 3 ऑब्वियसली एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स प्लस 3। बी ऑप्शन हमारा आ जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन। लोग इंटीग्रेशन छोड़ के जाते हैं, बट अगर किसी ने सिर्फ थोड़ा बेसिक बेसिक भी पढ़ के गया इंटीग्रेशन तो ये क्वेश्चन वो उसका बन जाएगा, क्योंकि ये वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। चलिए, फिर हमें दिया हुआ है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन। y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 अपॉन एक्स देन एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। अगर मैं इधर निकाल लूँ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है मुझे, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिए 2 बाहर आ जाता है, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 4 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? देखिए माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1, तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया? देखिए 2 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब डी स्क्वायर वाई बाय डी डबल डिफरेंशिएशन बोल रहा है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बोल रहे हैं, कर दो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर भी कर लेते हैं।
तो 2 का डिफरेंशिएशन आपको पता है 0 होता है, -4 बाहर इंटू -2 आ जाता है x टू द पावर -2 -1, तो ये वापस इंटू 1/x³ हो जाता है। तो आपका आंसर देखिए क्या आ रहा है, 8/x³ आ जाता है, 8/x³। अब जो जो पूछा हुआ है, जैसा पूछा हुआ है उसमें डाल दो आप, x² इंटू t²y/dx² मतलब 8/x³ प्लस x इंटू dy/dx, dy/dx की वैल्यू क्या है, 2 -4/x² माइनस y क्या है, -2x माइनस 4/x, माइनस y तो इसलिए -2x माइनस 4/x। चलिए ये यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे इसका क्यूब पड़ गया, तो यहाँ पे सिर्फ x बचा, तो 8/x बचता है, प्लस x इंटू 2 इधर 2x बचता है, माइनस 4/x बचता है, क्योंकि ये देखिए x पड़ गया एक, फिर -2x बचता है, तो ये 2x और ये 2x कैंसल, -4/x बचता है, -4/x कितना होता है बताइए, ये -8/x हो जाता है, 8/x इंटू 8/x माइनस 8/x क्या होता है, ऑब्वियसली ये 0 होता है। आपका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। थोड़ा दिखने में हार्ड लग रहा था बट है एक्चुअली में इजी। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, x² इंटू ई टू द पावर 3x। देखिए x² इंटू ई टू द पावर 3x को हमें कैसे सोल्व करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, बाय पार्ट लगाना है हमें। तो सबसे पहले तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा रहेगा, ठीक है, सबसे पहले आई लेट के हिसाब से लेना है हमें, आई इनवर्स फंक्शन, एल लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई एक्सपोनेंशियल। ई एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में, तो ये सेकंड फंक्शन रहेगा और ये फर्स्ट फंक्शन रहेगा। कैसा था उसका फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ऐसा हो जाता था। अब हमें सॉल्व करना है इसे, फर्स्ट फंक्शन ये है x² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई टू द पावर 3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, तो ddx ऑफ x² माइनस इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x dx। ये आ जाता है, देखिए x² इंटू ई टू द पावर 3x का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर 3x/3 माइनस डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए x² का 2x होता है और e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x/3 dx। अब ये 2/3 आपका बाहर आ जाता है, तो ये x² इंटू ई टू द पावर 3x/3 माइनस 2/3 बाहर, ठीक है। अब देखेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे वापस बाय पार्ट से, x और e टू द पावर 3x का, तो अब इन दोनों में फर्स्ट पार्ट कौन है, x है ऑब्वियसली, तो फर्स्ट x इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशियल फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, मतलब x का डिफरेंशिएट करना है अभी हमें, x का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हमने इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e टू द पावर 3x dx। अब आंसर देखिए x² इंटू ई टू द पावर 3x/3 माइनस 2/3 इंटू x इंटू ई टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x/3 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1 इंटू ई टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 3x/3। अब वापस से हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, x² इंटू ई टू द पावर 3x/3 माइनस 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x ई टू द पावर 3x/9 आ जाता है इधर, माइनस माइनस प्लस 2/3 इंटू 3 1/3 नीचे इधर आ गया बाहर, और e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर 3x/3। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन जो है वो e टू द पावर 3x/a, e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन e टू द पावर ax/a। हमारा आंसर देखिए 2/3 इंटू 3 इंटू 27 प्लस की तो हमें ऐड करना ही है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, मेरे हिसाब से सी ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए x² इंटू ई टू द पावर 3x/3 ये इधर आ गया, फिर 2 माइनस 2 इंटू x इंटू ई टू द पावर 3x/9 ये भी इधर आ गया, फिर
2/27, तो 2/3 इंटू 3 इंटू 27 इंटू, हाँ ये हमारा आंसर सी ऑप्शन है। ठीक है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोशिश करना कि पहले दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर लो और बाद में ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। एक्स क्यूब माइनस 2x² इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, देन dy by dx equals to at x equals to 1 and y equals to 1। तो हमें dy by dx निकालना है, कोई टेंशन नहीं, जो बोला हुआ है वैसे करना है। चलिए कर लेते हैं। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x² हो जाता है, डायरेक्टली लिख दिया मैंने। प्लस माइनस है, -2 बाहर आ जाता है। अब देखिए ये दो लोग हैं यहाँ पे, तो लगता है कि हमें थोड़ा ज्यादा लगेगा इसमें, तो ये ऊपर का मिटा देता हूँ और अच्छे से हम सॉल्व करते हैं इसे। मैं erase कर देता हूँ तो अच्छे से सॉल्व होगा। Yes। सबसे पहले एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x² -2 बाहर। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दो फंक्शन है, इनका हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएट करें। प्रोडक्ट रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन में, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2y dy by dx प्लस सेकंड फंक्शन वाई स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, फिर 5x का डिफरेंशिएशन 5 इंटू 1 आ जाता है, प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx आ जाता है, और फाइव का डिफरेंशिएशन इक्वल टू के बाद 0 आ जाता है। अब उन्होंने क्या बोला है कि x और y की वैल्यू एक बार डिफरेंशिएट कर ली, अब x और y की वैल्यू 1 और 1 डाल दो, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1 स्क्वायर, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 स्क्वायर हो जाता है 3 इंटू 1, माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर 1 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 प्लस dy बाई dx। ये आ जाता है 3 माइनस 2 इंटू और 1 स्क्वायर, ये 2 dy बाई dx आ जाता है, प्लस 1 स्क्वायर इंटू 2, ये 2 आ जाता है, प्लस 5 dy बाई dx, y प्लस dy बाई dx। तो ये 3 प्लस 5 8 हो जाता है, 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये -4 dy बाई dx माइनस 4 प्लस dy बाई dx इक्वल्स टू क्या, -4 उधर जाके +4 हो जाता है, ये -3 dy बाई dx हो गया इक्वल्स टू +4, तो ये -4 हो जाता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, dy बाई dx आपका क्या आ रहा है 4/3 आपका आंसर आ रहा है। 4/3 मतलब ए ऑप्शन हम टिक कर सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, तो भी आप सबसे लास्ट में करना एग्जाम में अगर आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। 6 seats of article clerk are vacant in a chartered accounting firm. How many different batches of candidates can be chosen out of 10 candidates? देखिए एक चीज समझ में आ रही है, यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है चूजन, इससे हमें क्या समझना चाहिए कि ये कहना चाहता है ओनली सिलेक्शन इज इन्वॉल्व, मतलब ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। 10 कैंडिडेट्स में से आपको 6 लोग सिलेक्ट करना है, मतलब 10 C6 आपका आंसर आ जाता है। 10 C6 मतलब n फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन NCR इंटू R फैक्टोरियल, मतलब 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कट 4 फैक्टोरियल आपको पता है 24 होता है, तो ये 8 वन जा और ये 8 थ्री जा, 3 वन जा, ये 3 थ्री जा, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 7 210 आपका आंसर आ जाता। डी ऑप्शन हम टिक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट,
41 पे आ जाएंगे हम। फाइंड नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। देखिए सीरीज पहले हमें ट्रेंड पता चलना चाहिए कि क्या ट्रेंड चल रहा है। देखिए यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है 2 का, यहाँ पे वापस डिफरेंस 4 का है, फिर डिफरेंस है 2 का, वापस डिफरेंस 4 का, फिर डिफरेंस है 2 का, वापस डिफरेंस 4 का। अब नेक्स्ट क्या डिफरेंस होना चाहिए एज पर द करंट सीरीज, 2 आना चाहिए। तो 21 प्लस 29 प्लस 2 31 आपका आंसर आ जाता है। 42 का आप देखेंगे ऑड मैन आउट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, 15, 21, 63, 81 और 69 सारे के सारे ऑड है। बट देखेंगे आप ये 81 जो है इट इज द ओनली परफेक्ट स्क्वायर। 9 का स्क्वायर जो होता है वो 81 होता है, बट आप देखेंगे 15, 21, 63, 69 ये इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 81 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, दैट्स व्हाई इट इज एन ऑड मैन आउट अमंग द फॉलोइंग। 43 दिल्ली इज कोडेड एज 73541, ठीक है, एंड कैलकाटा इज कोडेड एज 825896662, देन कैलिकट विल बी कोडेड एज। देखिए ये जनरली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स लोगों को ज्यादा नॉलेज होगा कोडिंग वगैरह के। हमारे इसमें थोड़ा सा एक हिंट दिया हुआ है उन्होंने कोडिंग का। चलिए, जैसे उन्होंने बोला है कि डी का जो कोड वर्ड है वो 7 है, सी का कोड वर्ड है वो 3 है, और एल का जो कोड है वो 5 है, एच का 4 है और आई का 1 है। तो वैसे ही हमें देखना है। देखिए सी का क्या बोल सकते हैं हम कोड वर्ड, का कोड हम कैलकाटा से लेंगे स्टार्टिंग 8, ए का हम कैलकाटा के सेकंड लिस्ट से लेंगे जो कि है 2, फिर एल का हम दिल्ली से ले सकते हैं थर्ड लेटर वो है 5, फिर आई का हम दिल्ली के लास्ट लिस्ट से ले सकते हैं जो कि है 1, फिर सी का हम वापस ले सकते हैं 8, यू का हम कैलकाटा से लेंगे लास्ट 4, 1 2 3 4 9, टी का हम कैलकाटा से लेंगे लास्ट सेकंड 6। तो 8251896, 8251896 हमारा ए ऑप्शन आ जाता है। वेरी इजी टॉपिक था ये कोडिंग डी कोडिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन। कौन सा ऑड है? अच्छा मतलब ये चारों ऑप्शन पूछे, हमें ऑड मैन आउट निकालना है। चलिए पहले देख लेते हैं ऑप्शन सी एच एल, ए बी सी डी ई। तो आपने +2 किए तो आपका ई आ गया, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच, +3 किए फिर एच आ गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, मतलब +4 किए तो आपका एल आ गया, मतलब +2 +3 +4 का ऐसा सीक्वेंस आनी चाहिए। चलिए के एम पी टी एल एम एन ओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, +2 किए तो एम आ गया, एल एम एन ओ पी, +3 किए तो पी आ गया, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, +4 किए तो आपका टी भी आ गया, मतलब ये भी पर्टिकुलर सीरीज फॉलो कर रहा है बी ऑप्शन। चलिए फिर ओ क्यू टी एक्स, एल एम एन ओ पी, एल एम एन ओ पी क्यू, पी क्यू मतलब +2 आ गया, फिर पी क्यू आर एस टी, +3 करेंगे तो टी आ रहा है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स, +4 कर रहे हैं तो एक्स आ रहा है। तो +2 +3 +4 की सीक्वेंस चालू है। पहले तीनों ने सेटिस्फाई किया, मतलब फोर्थ आपका आंसर करेक्ट हो जाता है, मतलब ऑड मैन आउट हो जाता है। चेक भी कर लेते हैं, एल एम एन एन ओ पी, ओ पी मतलब +2 आ गया, ओ पी, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, +3 करेंगे तो एस भी आ रहा है, फिर पी क्यू आर एस टी यू वी, टी यू वी मतलब +3, जहां यहाँ पे +4 +4 आना चाहिए था, यहाँ +3 आ रहा है, तो ये आपका ऑड मैन आउट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं। किरण वॉक्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ में वो 2 किलोमीटर ऊपर गई, ठीक है। देन ही टर्न टूवर्ड्स ईस्ट। देखिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक है। वो ईस्ट डायरेक्शन में गई, मतलब ये डायरेक्शन में गई। अगर मैं इधर बनाऊं तो ये 2 किलोमीटर है, ये ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर आ गया, ठीक है। आफ्टर दिस ही टर्न नॉर्थ, वापस ऊपर की डायरेक्शन एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, ये हो गया, ये 3 किलोमीटर हो गया,
ये 2 किलोमीटर, ये 10 और ये 3। After this, he turns north and walks 3 kilometers. Again, he turns towards east and walks 2 kilometers. तो ईस्ट की डायरेक्शन में चले गए और ये 2 किलोमीटर हो गए. How far he is from starting point? Okay, very good question. एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी वो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे बताइए. हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये मुझे बताइए इन दोनों के बीच का जो रेड लाइन है उसका डिस्टेंस कितना है. देखिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं. देखिए आपके पास ये अगर मैं एक्सटेंड कर दूं और ऐसे इसको एक्सटेंड कर दूं तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. जी हाँ, बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. आप बोलोगे सर इसकी साइज बता दीजिए. तो ये कि अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा. तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 5. और अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा. ये पर्टिकुलर साइड का टोटल कितना हो जाएगा. आप बोलोगे सर ये पर्टिकुलर साइड का टोटल 12 हो जाता है. अब आपको ये जो रेड कलर की डॉटेड लाइन दिख रही है जो हमें निकालना है, तो वो पता है वो आपको हाइपोटेनस होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल की. और हाइपोटेनस बोलने से मुझे आप लोगों को एक चीज याद हो जानी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम. मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू रिस्पेक्टिव दोनों साइड का स्क्वायर का टोटल. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर. आप बोलोगे सर ये एक्स है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. ये आ जाता है 25 प्लस ये आ जाता है 144. अब 144 प्लस 125 कितना हो जाता है 169. और 169 को अगर मैं अंडर रूट करता हूँ, ये एक्स स्क्वायर है तो ये आपका आंसर आ जाता है 13. ऑप्शन, ये ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेते हैं. वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी है. चलिए, रामू मूव्ड अ डिस्टेंस 75 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ. रामू जो है 75 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ जाता है, ऊपर के डायरेक्शन में. ठीक है. देन ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, लेफ्ट जाता है. नाउ वॉक्स अबाउट 25 मीटर्स. तो ये 25 मीटर्स गया. ठीक है. एंड देन टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 80 मीटर्स. तो ये थोड़ा सा और नीचे चले गया, 80 मीटर्स नीचे. देन फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. राइट घूमा और 45 डिग्री में घूमा, मतलब ये डायरेक्शन में राइट साइड में घूमा 45 डिग्री में. ठीक है. इन विच डायरेक्शन ही वाज मूविंग फाइनली. फाइनली देखिए वो नीचे के डायरेक्शन में दिख रहा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हम बोल सकते हैं इसको, कि राइट साइड में घूमा वो और 45 डिग्री में घूमा. ठीक है. चलिए, इफ अ मैन ऑन क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाते हैं. इफ अ मैन ऑन मोटर बाइक स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड राइट्स 4 किलोमीटर साउथ. 4 किलोमीटर वो नीचे घूमा है. ठीक है, नीचे है. ठीक है, 4 किलोमीटर साउथ. देन ही टर्न्स लेफ्ट. अब देखिए वो नीचे के डायरेक्शन में है और उसका लेफ्ट क्या रहेगा, देखिए हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में. क्योंकि आप इमेजिन करिए आप साउथ में, आपका लेफ्ट क्या रहेगा, क्योंकि आप और मैं अभी नॉर्थ में देख रहे हैं तो नॉर्थ में हमारा लेफ्ट ये साइड रहेगा, बट वो साउथ में है तो उसका लेफ्ट ये साइड रहेगा. देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड राइट 2 किलोमीटर एंड देन एंड टर्न्स अगेन टू द राइट. टू राइट इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग. वापस राइट घूम गया तो मतलब ये इधर साइड में चले गया वापस. तो पहले वो साउथ गया, फिर लेफ्ट घूमा और फिर राइट हो गया. इसका मतलब है कि ये अब कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे साउथ डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन है. ये ऑप्शन हम टिक कर लेते हैं. चलिए, आई स्टैंड विथ माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइडवेज टुवर्ड्स साउथ. क्वेश्चन नंबर 48. आई स्टैंड विथ माई राइट हैंड एक्सटेंडेड साइडवेज टुवर्ड्स साउथ. आपका राइट हैंड जो है वो साउथ में है. ठीक है, आपका राइट हैंड जो है वो साउथ में. ठीक है, आप समझिए ये हो, आपका राइट हैंड ये है, राइट हैंड. तो आपका लेफ्ट हैंड कहाँ रहेगा, आपका लेफ्ट हैंड नॉर्थ में रहेगा. ठीक है, आप ऐसे खड़े हो, राइट हैंड साउथ में, लेफ्ट हैंड राइट में, लेफ्ट इधर में नॉर्थ में. ठीक है, मतलब आपका हाथ इधर है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड सामने इधर नॉर्थ में है. तो आपका चेहरा कौन से डायरेक्शन में रहेगा, मतलब हमारा फेस ये डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में. ठीक है, अब क्या पूछा है उन्होंने, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन विल माय बैक बी. आपका जो बैक है वो कौन से डायरेक्शन में रहेगा. ऑब्वियसली जो बैक है वो ये डायरेक्शन में रहेगा, वेस्ट डायरेक्शन में. अगर किसी को नहीं समझ रहा है तो एक बार उठ जाएंगे अपनी जगह से और राइट
राइट हैंड को साउथ लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड को नॉर्थ लेके जाएंगे। चेहरा आपका वेस्ट इधर रहेगा, ईस्ट में, और बैक जो आपका रहेगा वो वेस्ट डायरेक्शन में। 49 पे आ जाते हैं। 6 फ्लैट ऑन अ फ्लोर इन 2 रोज फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, हाँ 6 फ्लैट है 2 रोज में। एक रो जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है और एक रो जो है वो साउथ डायरेक्शन में। मतलब 2 रो है, ये एक रो और ये एक रो, 3 फ्लैट रहेंगे मेरे ख्याल से। फ्लैट ये नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, ये साउथ डायरेक्शन में देख रहा है। ठीक है, ठीक है। पी क्यू आर एस टी क्यू, इफ क्यू गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट फेसिंग, इफ क्यू गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट एंड इज नॉट नेक्स्ट टू एस। अच्छा, मतलब हमें पता चल गया जो क्यू है वो ऊपर वाले फ्लैट में ही रहेगा, नॉर्थ में ही रहेगा, और उसके आजू बाजू में कहीं पे भी एस नहीं आ सकता है। एस एंड यू गेट डायगोनली अपोजिट फ्लैट। देखिए एस और यू जो है वो डायगोनली अपोजिट फ्लैट में है। ठीक है, एस एंड यू गेट डायगोनली अपोजिट फ्लैट। आर इज नेक्स्ट टू यू, आर इज नेक्स्ट टू यू गेट्स अ साउथ फेसिंग फ्लैट। मतलब इससे हमें एक चीज पता चलती है कि यू जो है, आर इज नेक्स्ट टू यू गेट्स अ साउथ फेसिंग फ्लैट। मतलब आर एंड यू, आर और यू दोनों को दोनों साउथ फेसिंग फ्लैट में, इतना ये हमें समझ में आ गया। और एस जो है वो ये फेसिंग फ्लैट में, क्या बोलते हैं, नॉर्थ फेसिंग फ्लैट में। क्यू और एस जो है वो नॉर्थ फेसिंग फ्लैट में है, और क्यू के आजू बाजू में कहीं पे भी एस नहीं आ सकता। मतलब क्यू इज वन ऑफ द कॉर्नर्स में है। क्यू अगर समझो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यू के बाजू में एस नहीं आ सकता, मतलब कि एस यहाँ पे आ जाएगा। और एस के डायगोनली ऑपोजिट में कौन था, यू था, तो यहाँ पे मैं यू लिख देता हूँ। यू के बाजू में कौन, यू का बाजू में कौन सा फ्लैट था, आर का फ्लैट था। यहाँ पे आर इज नेक्स्ट टू यू एंड गेट्स अ साउथ फेसिंग फ्लैट। समझ में आ गया। टी गेट्स नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, तो टी तो ऊपर आ गया, मतलब नॉर्थ फेसिंग फ्लैट हो गया। हुज फ्लैट, अच्छा बचा कौन, पी बच गया, तो पी इधर लिख देते हैं। हुज फ्लैट इज बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू एंड एस के बीच में कौन सा फ्लैट है। थोड़ा सा ट्रिकी है बट आ जाना चाहिए आपको, हार्ड कैटेगरी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इन अ स्ट्रेट लाइन देयर आर 6 पर्सन सिटिंग इन अ रो। 6 पर्सन है। बी इज बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में है। ठीक है, 6 पर्सन है, एफ और डी के बीच में है, एफ और ई इज बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के बीच में है ई। तो 6 लोग हमारे थे, 6 लोग हो चुके हैं। अभी मुझे अरेंज करना है बस। ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी, मतलब ए जो है ना ही वो डी के साथ एडजस्ट हो सकता है, ना ही वो एफ के साथ हो सकता है। मतलब डी ए जो है वो वन ऑफ द स्ट्रीम्स पे है। या तो स्टार्टिंग में रहेगा ए, 1 2 3 4 5 6, तो या तो ए यहाँ पे रहेगा या तो ए यहाँ पे रहेगा। इतना हमें कंफर्म हो चुका है। ठीक है, ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी, ई डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी। ई जो है वो बोलता है कि मैं भी डी के नेक्स्ट में नहीं रहूंगा, डी यहाँ पे नहीं आना चाहिए। वो भी बोलता है कि डी नेक्स्ट टू नहीं आना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा, एफ बी और डी, एफ बी डी। ई डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी। एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, एफ किसके बीच में, एफ जो है वो सी और बी के बीच में। सी और बी मतलब बी ऑप्शन टिक कर देते। ये भी इजी क्वेश्चन था। 5 बॉयज ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन अ रो। ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए जो है वो बी के राइट में है, बी के राइट में ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में ई है, तो बी के लेफ्ट में मैं ई बना देता हूँ, ये ई आ गया। ठीक है, बट टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में है ई, बट तो ये भी बना दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए के ए जो है वो डी के लेफ्ट में, तो डी के लेफ्ट में ये आ गया। 5 लोग अरेंज करने थे, सी बी ए डी, 5 लोग अरेंज हो चुके हैं। हु इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड,
सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से आप सेकेंड देखोगे, पहले सी आता है लेफ्ट में और सेकेंड आता है ई, तो मेरा आंसर आ जाता है डी ऑप्शन। इज ऑल्सो एन इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाते हैं। डायरेक्शन टू सॉल्व पर्टिकुलर P, Q, R, S, T, U, V, W are sitting in a round circle facing the center। ये पहले मैं सर्कल बना देता हूँ, ये सर्कल मैंने बना दिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग अरेंज करना है सर्कल में, फेसिंग सेंटर, सेंटर में देख रहे हैं 1 2 3 और ये 4 5 6 7 और ये 8। P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, P के राइट में आप देखेंगे P जो है वो सेकेंड है, तो अगर मैं P इधर बोलता हूँ, P अगर इधर है तो P कहाँ रहेगा, सेकेंड फ्रॉम द राइट ऑफ T, T का राइट ये है, सेकेंड 1 और ये 2, यहाँ पे P आ जाता है। इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T, T हु इज नेबर ऑफ R एंड V, T का जो नेबर है या तो R है या तो V, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आर टी वी लिख सकते हो या तो वी टी आर लिख सकते हो, इन दोनों में से एक चीज यहाँ पे फिट होने वाली है। चेक कर लेते हैं, आगे भी चेक कर लेते हैं। एस इज नॉट अ नेबर ऑफ पी, मतलब एस के आसपास कहीं पे भी पी नहीं आना, मतलब यहाँ पे एस नहीं आ सकता और यहाँ पे भी एस नहीं आ सकता पी के आसपास। क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, ओके सॉरी, वी इज नेबर ऑफ यू, पी का जो नेबर है वो यू है, पी का नेबर यू है। तो आप देखिए यहाँ पे आर टी वी अगर मैं लेता हूँ, आर टी वी और फिर इसके बाजू में पी आ जाता है, तो यहाँ पे मुझे यू को अरेंज करने की जगह नहीं बचती बिकॉज पी आ जाता है, तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाता है, मैं इसको फाइनल कर देता हूँ वी टी आर, और यहाँ पे बोला हुआ है वी इज द नेबर ऑफ यू, तो यहाँ पे यू आ जाता है। ठीक है, अभी हमारे पास 3 प्लेसेस बची हुई है फिल करने के लिए, और लोग कितने बचे हुए हैं, लोग बचे हुए हैं एस बचा हुआ है, क्यू बचा हुआ है और डब्ल्यू बचा हुआ है। Q इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, Q जो है वो एस एंड डब्ल्यू के बीच में नहीं है, W इज नॉट बिटवीन यू एंड एस। तो देखिए अभी अगर मुझे करना है सॉल्व, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं पहले डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बना लेता हूँ कि कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज बनती है तीनों की, बेसिकली डिफरेंट परम्यूटेशन में बना रहा हूँ एस क्यू डब्ल्यू के। तो देखिए एक एस क्यू डब्ल्यू रहेगा और एक एस डब्ल्यू क्यू रहेगा। अब स्टार्टिंग में Q आ रहा है तो Q एस डब्ल्यू रहेगा या Q डब्ल्यू एस रहेगा, स्टार्टिंग में डब्ल्यू आ रहा है तो डब्ल्यू एस क्यू रहेगा या डब्ल्यू क्यू एस रहेगा। चलिए ये हमने 6 पॉसिबिलिटीज लगा दी। अब यहाँ पे आप देखोगे क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, जो है वो एस एंड डब्ल्यू के बीच में नहीं है, तो पहला वाला पॉसिबिलिटी कैंसिल और लास्ट वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल, बीच में नहीं होना चाहिए। डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एंड एस, डब्ल्यू जो है वो यू और एस के बीच में नहीं है, मतलब यू डब्ल्यू एस नहीं हो सकता, या डब्ल्यू एस वाले जितने भी है स्टार्टिंग में वो हम कैंसिल कर देंगे, कि जो डब्ल्यू है, देखिए यहाँ पे यू है तो यहाँ पे डब्ल्यू है और यहाँ पे एस हो जाता है, तो यू एस डब्ल्यू। अब मैं कौन सा कैंसिल करूंगा बताइए, डब्ल्यू जो है वो यू और एस के बीच में नहीं आ सकता, तो मैं यहाँ पे ये कैंसिल कर देता हूँ। 3 कैंसिल हो चुके हैं मेरे पास, अभी ये 3 ऑप्शन बचे हुए हैं मेरे पास, तो मुझे आप बताएंगे अब मैं और क्या बोलूंगा। देखिए एस के बाजू में, पी के बाजू में एस नहीं आ सकता, यहाँ पे लिखा हुआ था इन्होंने, पी इज सेकंड, सॉरी एस इज नॉट ए नेबर ऑफ पी, तब लास्ट में एस नहीं आ सकता, तो मैं ये इसको भी काट देता हूँ। आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं एस डब्ल्यू क्यू और क्यू एस डब्ल्यू। एस डब्ल्यू क्यू और क्यू एस डब्ल्यू, एक 2 ऑप्शन आपके बच रहे हैं, एस डब्ल्यू क्यू और क्यू एस डब्ल्यू। पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स, आर और वी नेबर है क्या, जी नहीं, ये तो हमें 100% पता है कि ये नेबर नहीं है। यस, यू वी नेबर है क्या, जी हाँ ये तो नेबर है। आर और पी नेबर है क्या, आर और पी भी नेबर है जी। क्यू डब्ल्यू नेबर है क्या, क्यू डब्ल्यू यहाँ नेबर आ रहे हैं, यहाँ नेबर नहीं है, तो क्या हम दावे के साथ कह सकते हैं कि नेबर नहीं है, जी नहीं। क्या आर और वी का हम दावे के साथ कह सकते हैं, जी हाँ 100% दावे के साथ कह सकते हैं। एस डब्ल्यू क्यू, एस डब्ल्यू क्यू, एस डब्ल्यू
ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है 2SW। नंबर 54 पे आ जाते हैं। ए प्लस बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी। ओके, मतलब प्लस का मीनिंग क्या होता है? ब्रदर। ठीक है। ए माइनस बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी। माइनस का मीनिंग क्या होता है? सिस्टर, सिस्टर ऑफ। एंड ए क्रॉस बी मीन्स ये मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या होता है? फादर, फादर ऑफ बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज सन ऑफ एम। सी जो है वो सन है एम का। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स सी इज सन ऑफ एम। सॉरी, एम का जो सन है वो सी होना चाहिए। अब सन बोला हुआ है मतलब सी का जेंडर हमें पता चल जाता है, वो मेल होना चाहिए। सी फीमेल नहीं हो सकती, सन होना चाहिए। सी सन ऑफ एम के बारे में कुछ नहीं बोला। एम माइनस एन मतलब एम इज सिस्टर ऑफ एन, ये फीमेल है और एन की सिस्टर। एन क्रॉस एन सी, तब एन क्रॉस एन, एन क्रॉस सी, एन इज फादर ऑफ सी। यहाँ एन था, एन इज फादर ऑफ सी, एन इज फादर ऑफ सी। तो ये इसकी सिस्टर है, तो ये तो इसकी बुआ हो गई। बट यहाँ पे तो हमें जो है एम का सन चाहिए था सी, तो यहाँ पे हम फर्स्ट इसका तो कैंसिल कर देते क्योंकि ये तो ऑप्शन है नहीं। अब एफ माइनस सी मतलब एफ इज सिस्टर ऑफ सी, मतलब एफ और सी सिस्टर। एफ इज सिस्टर ऑफ सी, ये मेल है और ये इधर ये दोनों भाई बहन है। सी प्लस एन, सी इज ब्रदर ऑफ एन, सी इज ब्रदर ऑफ एन मतलब यहाँ मेल पता चल गया हमारा। सी जो है वो ब्रदर है मतलब मेल है वो। एन क्रॉस एम, एन इज फादर ऑफ एम, एन जो है वो फादर है एम का, एम का फादर। यहाँ पे तो ये नीचे वाले जनरेशन में चले गया, जबकि हमें सी के ऊपर वाली जनरेशन में जाना था। यहाँ पे भी वो चीज प्रूव नहीं हो रही है। एन प्लस एम, एन इज ब्रदर ऑफ एम, तो ये मेल है और ये इधर एम के साथ ये दो कजिन है, यहाँ भाई बहन है। एम माइनस एफ, एम इज सिस्टर ऑफ एफ, ये फीमेल है और ये सिस्टर है किसकी? एफ की। ठीक है। एफ क्रॉस सी, एफ इज फादर ऑफ सी, एफ इज फादर ऑफ सी से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एम और सी के बीच का जो रिलेशन है, मतलब ये डेफिनेटली दे आर नॉट, एफ सी इज नॉट अ सन ऑफ एम। ये भी क्रॉस करना चाहिए। डी ऑप्शन आइडियली होना चाहिए, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। एम क्रॉस एन मतलब एम इज फादर ऑफ एन, एम इज फादर ऑफ एन, मेल हो गया। फिर आप देखेंगे कि एन माइनस सी, एन इज सिस्टर ऑफ सी, एन जो ये फीमेल हो गया और ये सिस्टर है। सी प्लस एस, सी इज ब्रदर ऑफ एफ, मतलब ये सारे के सारे आपस में भाई बहन है और ये मेल है और ऑब्वियसली ये दोनों भाई बहन है, तो ये भी एम जो है वो सी का भी फादर रहेगा, एफ का भी फादर रहेगा। तो क्या डी वाले ऑप्शन में ये क्राइटेरिया फिट हो रहा है? सी इज सन ऑफ एम, जी हाँ, ये ऑप्शन टिक कर सकते हैं। एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाते हैं। इफ डी इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है, डी इज ब्रदर ऑफ बी मतलब ये मेल है और बी का, बी कौन है? फीमेल है मेल है वो पता नहीं। बी इज रिलेटेड टू सी, बी और सी के बीच में कुछ रिलेशन है, तो हमें ये पता करना है कि बी और सी के बीच में रिलेशन क्या है। टू आंसर दिस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी। कौन से स्टेटमेंट्स नेसेसरी आ रहे हैं? द सन ऑफ डी इज ग्रैंडसन ऑफ सी, सन ऑफ डी, डी का जो सन है वो ग्रैंड सन है सी का। ओके, मतलब ये इसके ऊपर जनरेशन का, मतलब डी का जो फादर है वो सी है। क्या अब हम बी और सी के बीच का रिलेशन पता कर सकते हैं? जी हाँ, अगर वो ये दोनों आपस में ब्रदर भाई बहन है जो भी है, तो ऑब्वियसली सी इसका भी पेरेंट होंगे बी का। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकंड स्टेटमेंट मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारे लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। आपको नेसेसरी पूछा हुआ है, जी हाँ बिल्कुल नेसेसरी है, बी और सी के रिलेशन के लिए बहुत नेसेसरी है। क्या बी, बी इज अ सिस्टर ऑफ डी? ओके, फीमेल, इससे पता चलता है कि बी फीमेल है, मतलब ई इज सॉरी बी इज डॉटर ऑफ सी, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपके लिए नेसेसरी हो जाते हैं। डी ऑप्शन हम टिक कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 56, ए बी सी डी ई एंड एफ आर मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, डी इज सन ऑफ ए, डी जो है वो सन ऑफ ए है, सन, डी इज सन ऑफ ए।
ये सन ऑफ ए मतलब ये मेल हो जाता है. ए इज बट ए बी इज सन ऑफ ए बट ए इज नॉट अ मदर ऑफ बी, मतलब ये फादर हो गया, ये भी मेल हो जाता है. ए एंड सी आर मैरिड मतलब ये दोनों एक कपल है और ये फीमेल हो गई. ठीक है, सी आर मैरिड. एफ इज ब्रदर ऑफ ए, ए का जो ब्रदर है एफ मतलब ये भी मेल है. डी इज सिस्टर ऑफ बी, डी जो है वो सिस्टर है मतलब ये फीमेल हो जाती है. सिस्टर ऑफ बी, डी सिस्टर ऑफ बी. ई इज सन ऑफ सी, जो है वो सन है सी का, सी का सन, ये सन हो जाता है, ये भी मेल हो जाता है. हाउ मेनी मेल मेंबर्स, तो ये एक मेल, दो मेल, ये तीन मेल और ये चार मेल मेंबर्स हो जाते हैं. ये क्वेश्चन था, कोई टेंशन नहीं. 57 सम एक्टर्स आर सिंगर्स. सम एक्टर्स जो है ये एक्टर्स का सेट बना दिया मैंने और ये सिंगर्स का सेट बना दिया. ये सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल सिंगर्स आर डायरेक्टर्स. सारे के सारे सिंगर्स का जो सेट है वो मैं उसमें कंज्यूम कर दिया डायरेक्टर सेट में. अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं. सम एक्टर्स आर डायरेक्टर्स, जी हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हो. आप देखेंगे ये पर्टिकुलर जो पार्ट है ये एक्टर्स भी है और डायरेक्टर्स भी है, तो आप बोलोगे फर्स्ट वाला कंक्लूजन तो करेक्ट दिख रहा है. नो सिंगर इज अ एक्टर, जी नहीं, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था सम एक्टर्स आर सिंगर्स. सिंगर्स और एक्टर्स के बीच में एक इंटरसेक्शन है, सेकेंड वाला गलत हो जाता है. ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज. सिलोगिज्म पर्टिकुलरली इजी टॉपिक है. ऑल गर्ल्स 58 ऑल एक्टर्स आर गर्ल्स, तो एक्टर्स का सेट बना दिया मैंने और एक्टर्स के सेट में ऑल एक्टर्स आर गर्ल्स, ये गर्ल्स का सेट बना दिया. ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, सारे के सारे गर्ल्स जो है वो ब्यूटीफुल के सेट के अंदर आ जाएंगे, ये ब्यूटीफुल का सेट हो गया. फिर अब चेक कर लेते कंक्लूजन. ऑल एक्टर्स आर ब्यूटीफुल, जी हाँ 100%. देखिए ब्यूटीफुल का सेट बहुत बड़ा हुआ है और इसका जो एक्टर्स है वो ब्यूटीफुल भी है और एक्टर्स भी है, तो आपका फर्स्ट कंक्लूजन आ जाता है सही, करेक्ट. सम गर्ल्स आर एक्टर्स, सम गर्ल्स ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर जो गर्ल्स है वो एक्टर्स भी है और गर्ल्स भी है, तो ये दोनों कंक्लूजन आपके लिए सही हो जाते हैं. हम इसमें टिक करेंगे सी ऑप्शन इफ बोथ ए फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज. क्वेश्चन नंबर 59 सम प्लेयर्स आर सिंगर्स. सम प्लेयर्स आर सिंगर्स, सिंगर्स तो ये सिंगर हो गया, सॉरी ये प्लेयर्स हो गया और ये सिंगर्स हो गया. ऑल सिंगर्स आर टॉल, तो ये सारे सिंगर्स जो है वो टॉल हो जाते हैं, ये टॉल का सेट हो गया. कंक्लूजन आ जाते हैं. सम प्लेयर्स आर टॉल, अब सम प्लेयर्स आर टॉल ऑब्वियसली ये जो पर्टिकुलर है, ऑब्वियसली ये दिस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन वो टॉल हो जाता है, ये टॉल हो जाता है, सही. ऑल प्लेयर्स आर टॉल, नो, बिकॉज ये पार्ट आप देखोगे ये टॉल नहीं है, ये आपका कट जाता है. ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. सम बुक्स आर पेन. सम बुक्स आर पेन, मैं बुक्स का सेट बना दूं और पेन का सेट बना दूं, ये बुक्स हो गया और ये पेन हो गया. नो पेन इज पेंसिल, पेंसिल जो भी है वो पेन नहीं होगा, तो इसमें एक क्राइटेरिया ऐसा बनता है पेन का जो सेट रहेगा वो एकदम ही डिसजॉइंट सेट रहेगा, बुक से भी और पेंसिल से भी. ठीक है, सॉरी ये पेंसिल वाला है, पेंसिल. तो सम बुक्स आर पेन, नो पेन इज अ पेंसिल, तो पेंसिल का जो सेट रहेगा वो एकदम ही डिसजॉइंट सेट रहेगा, बुक से भी और पेन से भी. और इसमें एक दूसरी वेन डायग्राम ऐसा बनता है, यहाँ पे बुक्स हो गया, ये पेन हो गया और पेंसिल इसके साथ आ गया. कि पेंसिल और बुक्स का कुछ भी बताया हुआ नहीं है, तो ये पर्टिकुलर दो आपकी सिचुएशन हो सकती है, इन दोनों में से एक ही सही रहेगा, दोनों सही नहीं रह सकते. आप ऐसा भी नहीं बोल सकते सर पेन और पेंसिल के बीच में कुछ इंटरसेक्शन है या नहीं है, दोनों में से एक चीज पॉसिबल है, तो हमें दोनों के बेसिस पे आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा. पहले तो फर्स्ट ये मैं आपको कर देता हूँ, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट और ये सेकंड वाला स्टेटमेंट, ये फर्स्ट वाला वेन डायग्राम और ये सेकंड वाला वेन डायग्राम. पहले मैं फर्स्ट वाले वेन डायग्राम की तरफ ले रहा हूँ. सम बुक्स, सॉरी कंक्लूजन, सम बुक्स आर पेंसिल, क्या सम बुक्स और पेंसिल है? सम बुक्स और पेंसिल है, बताइए. सम बुक्स आर पेंसिल नहीं, पेंसिल तो अलग ही डिसजॉइंट सेट है, तो मैं काट देता हूँ. अब
नो पेन इज पेंसिल, नो पेन इज पेंसिल तो करेक्ट बोला है उन्होंने, नो पेन इज पेंसिल, सॉरी नो बुक इज पेंसिल, कंक्लूजन पढ़ना था, सॉरी, नो बुक इज पेंसिल, नो बुक इज, हाँ ये कंक्लूजन भी सही है, नो बुक इज अ पेंसिल, क्योंकि बुक और पेंसिल फर्स्ट केस में वो डिसजॉइंट सेट है। सेकंड वाले इसमें आप देखेंगे, सेकंड वाला वेन डायग्राम देख रहे हैं, सम बुक्स आर पेंसिल, सम बुक्स आर पेंसिल, जी हाँ इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है। फिर आप देखेंगे नो बुक इज अ पेंसिल, नो, दे बोथ आर नॉट डिसजॉइंटेड, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है, काट दोगे। तो आप देखोगे अगर हम फर्स्ट वाला लेते हैं तो या तो फर्स्ट कंक्लूजन सही है या तो सेकंड गलत है, और सेकंड वेन डायग्राम देते हैं तो फर्स्ट सही सेकंड गलत, फर्स्ट लेते हैं तो फर्स्ट गलत सेकंड सही। तो दोनों ही केस में दोनों में से सिर्फ एक कंक्लूजन सही रहेगा, या तो फर्स्ट कंक्लूजन सही या तो सेकंड कंक्लूजन। तो आपका इसमें ऑप्शन आ जाता है सी ऑप्शन, इफ इधर वन और टू फॉलोज। इसी के साथ हमने सेकंड सीरीज कंप्लीट कर चुकी है। हमने टाइम थोड़ा ज्यादा लिया बिकॉज मैंने एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया है पूरा, और कुछ कुछ जगह पे मैंने बहुत अच्छे से सोल्यूशन करवाया आपको। एग्जाम में आप ट्राई करिएगा, मिनिमम आप लिख के सोल्व करिए, कैलकुलेटर से डायरेक्ट सोल्व होता है तो वैसे करिए, कोशिश करिए अपनी स्पीड इंक्रीज करने की, बस इंस्टीट्यूट हमें 72 सेकेंड्स ही देता है सिर्फ, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है आपको, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और कोशिश करिए आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करने की, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके।